हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा हुआ था? लास्ट क्लास में हम लोग उत्तर मुगल काल देखे कि किस तरीके से एक कमज़ोर राजा बनते हैं, शासक बनते हैं और उन्हीं कमज़ोर राजाओं के कारण मुगल वंश की क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। लेकिन नींव इतनी मजबूत रखी गई थी मुगल वंश की कि पतन होने में भी उसको 150 साल लग गया। ठीक है, एक तो कमजोर शासक रहते हैं, फिर भी कमजोर होने के बावजूद 150 सालों तक उन लोगों ने शासन किया था। तो उसके बारे में हम लोग फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर दिए होंगे। उसके बारे में आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने उस पे एक एक करके मैंने डील किया था। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे सिखों के इतिहास के बारे में। और सिख धर्म से आपको पता होगा कि यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सर्वाधिक पेपर में आने लगे हैं। अगर यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाने लगे हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि इसको काफी अच्छे तरीके से हम लोग समझ लें। अगर चीजों को हम लोग काफी अच्छे तरीके से समझेंगे ना, तो आप खुद देखिएगा आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। सबसे पहले तो आप लोग काम कीजिए, आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए, लाइव और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम मैं यहाँ पे क्लासेज अपलोड कर सकूं। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सिखों का इतिहास। अगर सिखों के संस्थापक को देखा जाए तो इसका नाम किनका आता है? गुरु नानक देव का आता है। कि इनके संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। और टोटल कितने गुरु हुए इसमें? तो टोटल 10 गुरु होते हैं। सिखों के कितने गुरु होते हैं? 10 गुरु होते हैं। और 10 का नाम याद रखना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनता है, क्योंकि यहाँ से सीधा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय गुरु कौन कौन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको एक बार हम लोग नाम देखते हैं कौन कौन से रहे। तो अगर देखा जाए, सबसे पहले मैं याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कौन से रहते हैं? गुरु नानक। कौन से हैं? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म अगर देखा जाए तो कब हुआ था? 1469 से लेकर 1539 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दूसरे जो सिख गुरु हुए वो कौन से रहे? अंगद। दूसरे कौन से रहे? अंगद रहे। और अंगद का कब से कब तक रहा? 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक। तो अंगद का 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक दूसरे गुरु रहे। और तीसरे जो गुरु रहे, पहले आप लोग नाम देख लीजिएगा, उसको कैसे याद करना है ये पॉइंट्स मैं आप लोग को समझा दूंगा। तीसरे जो गुरु रहे वो कौन से रहे? अमरदास। तो ये इनके तीसरे गुरु रहते हैं। तो अमरदास का कब से कब तक रहा? तो 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक ये अमरदास का रहा। और चौथे गुरु कौन से रहे? तो चौथे गुरु रहे रामदास। कौन से रहे? रामदास। और रामदास को अगर देखा जाए तो 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक रामदास रहे। और पांचवें गुरु देखा जाए कि पांचवें गुरु कौन से रहे इनके, तो पांचवें गुरु रहते हैं अर्जुन देव। कौन से रहे? अर्जुन देव। अर्जुन देव का 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक इनका ये जो होता है राजगद्दी पे बैठे रहे। छठे गुरु जो बने हुए वो थे हरगोविंद। क्या नाम है? हरगोविंद। हरगोविंद 1616 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक ये राजगद्दी पे बैठे। और सातवें जो गुरु रहे वो रहे हर राय। और ये 1645 से लेकर 1661 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठे। और इसके बाद जो आते हैं वो है आपको हरकिशन। कौन से रहे? हरकिशन। हरकिशन का 1661 से लेकर 1664 तक। और नवे जो गुरु रहते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नवे जो गुरु रहते हैं वो कौन से हैं? तेज बहादुर। तेज बहादुर। तेज बहादुर कब से कब तक? तो ये 1664 ईस्वी से लेकर 1675 ईस्वी तक ये गुरु बने रहे। और सबसे अंतिम जो गुरु होते हैं वो कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। और गोविंद सिंह कब से कब तक रहे? तो गोविंद सिंह रहे 1675 से लेकर 1806 तक। 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और सॉरी 1700
1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक। तो 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये सबसे प्रथम बार ये घोषणा भी कर चुके होते हैं कि मेरे बाद अब कोई भी गुरु नहीं रहेगा। तो गुरु जो होता है, गुरु की जो होता है गद्दी की समाप्ति कब हो जाती है? सबसे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह और सबसे प्रथम गुरु गुरु नानक रहते हैं। ये 2 पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है। इसके बाद जो अगर हम लोग को पढ़ना है तो वो पढ़ना है 11वें नंबर पे जो रहते हैं वो है बंदा बहादुर। कौन से हैं? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर को हम लोग 1708 ईस्वी से लेकर 1716 ईस्वी तक इनका घटना चक्र रहा। और सबसे अंतिम एक हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रंजीत सिंह। किसके बारे में? रंजीत सिंह के बारे में। रंजीत सिंह कब से कब तक रहे? तो ये रहे 1792 ईस्वी से लेकर 1839 ईस्वी तक। तो इन सभी शासकों के बारे में और मतलब एक शासक ये रहते हैं रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह के बारे में और सभी गुरुओं के बारे में अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का सिख धर्म कंप्लीट हो जाएगा फुल एंड फाइनल। अभी मैंने आप लोग से एक बात बोला था कि इसको कैसे याद करना है, किस तरीके से याद करना है, ये समझना है। तो सबसे प्रथम गुरु में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा याद करने में। सबसे प्रथम गुरु और सबसे अंतिम गुरु ये दोनों कॉमन नाम है। कौन कौन से? गुरु नानक और क्या नाम है? गुरु गोविंद। तो सबसे प्रथम गुरु कौन से हैं? गुरु नानक देव हैं। और सबसे अंतिम गुरु कौन से हैं? गुरु गोविंद हैं। अब क्या रहा कि जो ये अंगद हैं, जो गुरु अंगद हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं गुरु का आत्मा, मतलब कि जो होता है गुरु आत्मा हूं। कौन हूं मैं? गुरु आत्मा हूं। मतलब गुरु नानक का मैं आत्मा हूं। तो ये अपने आप को क्या बोले थे? गुरु आत्मा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि गुरु नानक मतलब और अंगद दोनों दो थे लेकिन आत्मा क्या था? एक था। तो आत्मा एक लेकिन दो कौन था? अंग थे। ऐसे याद रहेगा ना, आत्मा एक है और दो अंग हैं। तो आत्मा एक दो अंग यानी कि दो पे कौन है? अंग यानी कि अंगद। अब तो नाम याद रहेगा। दो पे कौन है? अंग। और दोनों अंग है तो आत्मा को क्या मिलेगा? अमर की प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्मा को तीसरे नंबर पे क्या हो गया? अमर की प्राप्ति हो गई। तो अमरदास। ये 3 नाम याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। सन याद करना उतना मतलब जरूरी नहीं है, उसको भी ट्रिक में बताऊंगा। ये क्या रहा? गुरु और अंगद और अमरदास, ये तीनों को नाम याद करने में कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। मैंने ट्रिक इसका क्या बताया? गुरु मतलब कि जो होता है गुरु दो है लेकिन आत्मा क्या है? एक है। ठीक है। अंग क्या है? दो है लेकिन आत्मा एक है। तो आत्मा को तीसरे नंबर पर उनको अमर की प्राप्ति हो गई तो अमरदास हो गए। अच्छा, अब बताइए रामायण अभी हाल फिलहाल में चैनल पे चलना शुरू हो गया है तो सबको पता होगा। रामायण में जो राम जी थे वो कितने भाई थे? 4 भाई थे। ये सबको पता है ना, राम जी के 4 भाई थे। तो चौथे नंबर पे कौन रहे? तो रामदास। राम जी 4 भाई तो चौथे नंबर पे रामदास। और अर्जुन कितने भाई थे? तो अर्जुन 5 भाई थे तो 5वें नंबर पे अर्जुन देव। अब उम्मीद करते हैं ये 5 नाम याद करने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास और कौन से? अर्जुन देव। अर्जुन 5 भाई तो अर्जुन देव 5वें नंबर पे। और आपके रामदास यानी कि राम जी 4 भाई तो चौथे नंबर पे। अमर यानी आत्मा, अमर कब होता है? तीसरे नंबर पे। तो ये पॉइंट हो गया। अब बाकी ये 3 को कैसे याद करना है? ये जो बाकी 3 है, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। तो देखिए गोविंद ने, यहां देखिए सबसे पहले गोविंद कौन है? देवता है, हमें पता है। ठीक है। और किशन भी कौन है? ये भी देवता है। लेकिन हम गोविंद को यहां इंसान मानते हैं। तो गोविंद ने राय लिया किशन से। किसने राय लिया था? गोविंद ने। तो गोविंद ने राय लिया किशन से। तो इसको बोल सकते हैं ना, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। याद रहेगा। पहले गुरु नानक, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, 5वें अर्जुन देव और उसके बाद गोविंद ने राय लिया किशन से। तो हर गोविंद, हर राय, हर किशन। और राय क्या लिया था? कि तेज है, बहादुर। तो बहादुर क्या है? तेज बहादुर 9वें नंबर पे। और सबसे अंतिम गुरु कौन से रहे? तो सबसे अंतिम गुरु इनको गुरु गोविंद सिंह। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं 10 नाम आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए आप लोग पहले ऑनलाइन आ जाइए और अच्छे तरीके से नोट्स इसका बनाइए। नोट्स जब बनाएंगे ना तो आप लोगों को सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो ये 10 का 10 नाम याद हो गया। अब अपने से देखिए
कल जो मैंने लास्ट क्लास से बताया पढ़ाया हुआ है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सन बताया कौन कौन से शासक रहते हैं। तो हमें पता है गुरु नानक, तो गुरु नानक कब से 1469 से लेकर 1539 तक, तो ये किसके समकालीन होंगे? इब्राहिम लोदी और बाबर। उस समय बाबर था ना, तो बाबर के समकालीन हो जाएंगे। तो इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू किसको करते हैं? गुरु नानक को शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं गुरु नानक को, गुरु नानक को पढ़ते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और ये ननकाना साहिब है कहां पर? तो ये है पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में ननकाना साहब रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ पाकिस्तान के ननकाना साहब में, इनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग से मन में यह आ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब होता है? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहां पे? पाकिस्तान के वर्तमान के ननकाना में। और उस समय अगर देखा जाए जिस समय जन्म हुआ तो उसका नाम क्या था? तलवंडी उनका नाम था। ये कहां पर प्रांत पड़ता है? तो ये रावी नदी के किनारे पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इनकी मृत्यु कब होती है या कहां पे? तो इनकी जो मृत्यु होती है तो वर्तमान कहां पे? ये करतारपुर में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु अगर पूछा जाए कब होती है, तो इनकी मृत्यु कब होती है? 22 सितंबर 1539 ईस्वी को। तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को गुरु नानक जी का मृत्यु हो गया। और जहां पे मृत्यु हुआ वो डेरा बाबा के नाम से वो विख्यात है। वर्तमान अगर देखा जाए करतारपुर। इनके पिताजी का क्या नाम था? कालू जी था। और इनकी माता का नाम तृप्ता था। पत्नी की नाम सुलक्षणी देवी था। क्या नाम था? सुलक्षणी देवी। और कौन से जाति के थे? तो ये खत्री जाति के थे। इन्होंने एक उपाधि लिया था हजरत रब्बुल मजीज का। इनकी उपाधि क्या था? हजरत रब्बुल मजीज इनकी उपाधि थी। अब देखिए, बचपन से इनको अगर देखा जाए तो ये पढ़ाई में इनका मन कम था और आध्यात्मिक चीजों में इनका मन बहुत ज्यादा लगता था। यही रीजन रहा कि जब ये स्कूल में जाते थे तो आध्यात्मिक चीजों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा करते थे। तो इस कारण स्कूल के टीचर इनसे तंग आकर इनसे माफी मांग लिया और इनको घर पे छोड़ आया कि अब ये स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो 10th क्लास यानी कि इनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं थी। दूसरी बात क्या, इनकी कम मतलब कि कम एज में ही इनकी शादी हो गई थी सुलक्षणी देवी से। शादी हो गई लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक चीजों में लगे रहे। तो घर वालों की सर्वसम्मति के साथ इनको क्या कर दिया गया? मतलब बैरागी जीवन के लिए इनको हटा दिया, मतलब दे दिया गया। तो ये बैरागी होकर चारों तरफ भटकते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, अफगानिस्तान का भ्रमण करते हैं। तो टोटल इन सब अरब देश का भ्रमण करते हैं। जब ये देशों का भ्रमण करते हैं तो देशों के भ्रमण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण और फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि देशों में की गई यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? देशों में की गई यात्रा। तो जितने देशों में इन्होंने यात्रा किया हुआ था उस यात्रा को किस नाम से जाना गया? उदासी। तो उदासी कहा गया। तो अगर पूछा जाए सिख धर्म में उदासी क्या होता है, तो सिख धर्म में उदासी गुरु नानक जी के द्वारा जो देशों में इनका यात्राएं की गई थी वही जो था उदासी के नाम से फेमस हुई। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ जी, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। सुकृति सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जी। चलिए, आप लोग नोट्स साथ में बनाते हुए चलिएगा। तो इनको अलग अलग देशों में जो यात्रा की गई थी उस यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? उदासी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जब ये इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? ज्ञान प्राप्ति अगर ये पूछा जा रहा हो तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है कालीबेन नदी के पास। कालीबेन नदी कहां पे होती है? कालीबेन नदी में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये अपने उपदेश देते हैं और उपदेशों को जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव वो संकलित करते हैं। और उपदेशों को एक स्थान पर संकलित करने के बाद उन्होंने उसका क्या नाम दिया था? आदि ग्रंथ। क्या नाम दिया था? आदि ग्रंथ।
तो इनके उपदेशों को संकलित किसने किया था? अर्जुन देव ने। जो इनके उपदेश थे उनको संकलित किसने किया? अर्जुन देव। और अर्जुन देव ने जो संकलित किया था उसका नाम क्या था? आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ ना सिर्फ सिख धर्म के बारे में है, बल्कि उसमें 18 हिंदू मतलब जो गुरु हुए उनके बारे में भी चर्चा है, बाबर के बारे में भी चर्चा है। दूसरी बात यह कि जो 5 सिख गुरु हैं उनके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो इनका संकलन हो गया। लेकिन जो 10वें गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, उस समय यह आदि ग्रंथ विलुप्त हो जाता है। तो दसम पादम के नाम से जो होता है इस विलुप्त हुए ग्रंथ की फिर से रचना की गई होती है। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें और क्या पॉइंट हो सकता है? तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे और इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? नानक पंथ चलाया। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि नानक पंथ की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। और इन्होंने अपने एक शिष्य लहंगा को उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद के नाम से गुरु बनकर गद्दी पे बैठे हुए थे। तो अगर हम लोग से पूछा जाए नानक पंथ किसने चलाया था, तो नानक पंथ किसके द्वारा चलाया गया था? तो नानक देव के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग से अगर ये पूछ दिया जाए कि अंगद का मतलब कि पहले नाम क्या था इनका? अंगद का तो लहंगा नाम था, जो कि अंगद के नाम से राजगद्दी पे बैठे हुए थे। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको गुरु नानक से नहीं पूछा जाएगा। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया गुरु नानक के बारे में? तो जन्म करतारपुर या तलवंडी में जो था ननकाना साहब में, मृत्यु करतारपुर में, पिता का नाम कालू जी और माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, खत्री जाति के थे और हजरत रब्बुल मजीद के नाम से उपाधि लिया था। जो अलग अलग देशों में इन्होंने भ्रमण किया था उसको उदासियां या उदासी के नाम से जाना गया। और इनके उपदेश, इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? काली बेन नदी के पास होता है इनकी ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो उपदेश देते हैं उन उपदेशों का संकलन किसमें किया जाता है? आदि ग्रंथ में। और आदि ग्रंथ की रचना कौन करते हैं? अर्जुन देव। और अर्जुन देव कितने नंबर के गुरु होते हैं? 5वें नंबर के। मैंने इसके याद करने का सारे ट्रिक बताया, तो उसको आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नोट्स साथ में बनाइए जैसे मैंने लिखा है। अगर इस तरीके से आप लोग साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम, और नोट्स मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग का भेज दूंगा। चलिए अब अगर हम लोग सेकंड गुरु के बारे में देखें, सेकंड गुरु कौन से हैं? अंगद हैं। अंगद का पुराना नाम क्या था? अभी जस्ट मैंने बताया, आप लोग बताइए अंगद का पुराना नाम। तो पुराना नाम कौन सा है? लहंगा। या इनका वास्तविक नाम कौन सा है? लहंगा है। दूसरा, ये भी जो थे ये गुरु नानक के शिष्य थे, लेकिन गुरु नानक की जो जाति थी खत्री, उसी जाति से ये भी बिलोंग करते थे। तो इनकी भी एक मतलब कि यही दो ऐसे गुरु हुए हैं जो खत्री जाति से बिलोंग किए हुए हैं। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई दफा पेपर में आया हुआ है कि लंगर व्यवस्था को नियमित करने वाला कौन थे? सबसे पहले गुरु कौन से थे? तो लंगर व्यवस्था को नियमित करने वाले गुरु कौन से थे? तो अंगद देव थे। याद रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि, यानी कि एक प्रकार की ये लिपि है। तो गुरुमुखी लिपि का प्रयोग या नियमित रूप से या आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है, तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? अंगद को ही दिया जाता है। ये अपने आप को किस नाम से पुकारते थे? गुरु आत्मा। गुरु आत्मा के नाम से पुकारते थे। अर्थात इनका कहना यह था कि जो नानक देव हैं उनका मैं आत्मा हूं। मतलब हम दोनों क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काफी हद तक हम दोनों एक ही हैं। तो गुरु आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? ये आप लोग के लिए नया क्वेश्चन बनेगा कि गुरु आत्मा के नाम से कौन से गुरु को जाना जाता है? तो गुरु आत्मा के नाम से गुरु अंगद को जाना जाता है। तो ये सेकंड आपके गुरु का पॉइंट इतना ही था। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो वो है अमरदास। अमरदास के बारे में यह है कि अमरदास के आते समय कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में अनुयायी बढ़ने लगे थे और अलग अलग प्रांतों में बढ़ने लगे थे। यही रीजन रहा कि अमरदास ने यह किया कि अपनी जो गुरु गद्दी थी, तो गुरु गद्दी का निर्माण इन्होंने सबसे पहले कहां किया? गोविंदवाल में किया। कहां किया? गोविंदवाल में किया। और इसके बाद अलग अलग 22 अलग गद्दियों का निर्माण करते हैं। अलग अलग जगह पे ये 22, यानी कि गुरु गद्दी का विस्तार की क्रिया की शुरुआत कहां से हो जाती है? तो गुरु गद्दी की विस्तार की क्रिया की शुरुआत अमरदास के समय से ही हो जाती है। तो अगर बाय द वे हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि गुरु गद्दी यानी कि 22 गद्दी का निर्माण सबसे प्रथम बार किसने किया था? तो अमरदास ने किया था।
और इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति लंगर में बिना भोजन किए अब जो होता है गुरु से नहीं मिल सकता। आप लोग शायद कभी भी आप लोग के पास अगर टाइम मिले, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, लेकिन अगर आप लोग से कभी भी टाइम मिले ना तो एक बार गुरुद्वारे में आप लोग जरूर जाइएगा। और गुरुद्वारे में जाने के बाद आप लोग एक बार देखिएगा समर्पण भाव क्या होता है। मतलब वहां पे जैसे मंदिर में चाहे दूसरी जगह पे हम लोग जाते हैं ना, तो वहां पे वीआईपी अलग लाइन लगा रहता है। बहुत सारे ऐसे मंदिर है बड़े बड़े, और ये मैं नहीं कह रहा कि ये जो होते हैं देवता लगाए, ये व्यक्तियों के द्वारा लगाया गया है जो कि गलत है। लेकिन गुरुद्वारे में जब मैं गया तो वहां पे मैंने ये देखा कि कोई भी लाइन नहीं है, वहां सबके लिए एक समान है। और सेवा भाव, वहां से बड़े व्यक्ति आकर जो होता है अपना सेवा करते हैं। लंगर व्यवस्था में आप कभी भी जाइए, आपके लिए भोजन उपलब्ध रहता है। तो लंगर व्यवस्था गुरुद्वारे की सबसे बड़ी खासियत और समर्पण की जो होती है दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है एक। तो इसको नियमित रूप से जो होता है किसने कर दिया था? अमरदास ने। और लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो अगर ये पूछा जाए तो अंगद ने किया था। गोविंदवाल में इन्होंने क्या किया? गद्दी बनाया। और गोविंदवाल में इन्होंने इन्होंने एक मतलब कि 12 फुट ऊंचा एक गद्दी बना दिया था। 12 फुट ऊंचा इसलिए इन्होंने गद्दी बनवाया था ताकि वहां से हम क्या कर सके, अपने उपदेशों को दे सकें। इनके समय में अकबर इनके विचारों से, इनके उपदेशों से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। और इनके उपदेशों से जब प्रभावित हुआ तो अकबर अपने दरबार में अमरदास को बुलाया। अमरदास ने ये बताया कि हम केवल जो होते हैं मतलब कि ऊपर वाले के मतलब ऊपर वाले के लिए अपना उपदेश देते हैं। तो हम किसी राजा या किसी व्यक्ति को नहीं मानते, हमारे लिए सब कोई एक समान है। तो अगर हमारी वाणी यानी कि गुरु की वाणी अगर सुननी हो तो हमारे जो होते हैं दरबार में आना होगा, मतलब गुरु के दरबार में आना होगा। तो इस कारण अकबर इनसे मिलने के लिए स्वयं कहाँ आया था? गोविंदवाल गया हुआ था। तो जो सबसे बड़ा मुगल एम्पायर यानी कि सम्राट था, वो स्वयं इनसे मिलने के लिए जाता है, बुलाने के बाद ये नहीं आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी वाणी को में, इनके उपदेशों में कितना जो होता है शक्ति होगा। दूसरा, अमरदास ने अपने दामाद और अपने शिष्य रामदास को ही अपना क्या बना लिया? उत्तराधिकारी बना लिया। तो इसके बाद अच्छा एक और पॉइंट इनके पास है कि अमरदास की जो बेटी थी मतलब इनके जिसकी शादी रामदास से हुई थी, तो राम बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। तो बीबी भानी को ही इन्होंने अकबर ने कुछ जमीनों को उपहार के रूप में दिया था। और इसी बीबी भानी की शादी किससे होती है? रामदास से होती है। तो आप समझ में आ रहे हैं यहाँ पे अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी, जिसको अकबर ने कुछ जमीन को उपहार के रूप में दिया था। और उसी बीबी भानी की शादी रामदास से हुई थी। आगे अगर हम लोग देखते हैं रामदास के बारे में, तो रामदास से कितने से कितने तक रहे? तो 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक रहे। जब बीबी भानी से इनकी शादी होती है तो रामदास उतना ज्यादा मतलब भक्ति के तरफ जो था अग्रसर नहीं थे, लेकिन बीबी भानी के उपदेशों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो उसकी बातों से ये काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। और उनके प्रभाव में आकर अमरदास के उपदेशों को सुनने के लिए गोविंदवाल आते हैं। और जब उपदेशों को और वाणी को सुने तो उनको काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और उसके बाद इन्होंने बैराग को ग्रहण किया था। तो शुरुआती दौर में देखा जाए तो ये बैराग नहीं थे, उपदेश और वाणी की मतलब सुनकर प्रभावित होकर ये बैरागी बने हुए थे। और इन्होंने एक काम किया, गुरु के पद को पैतृक बना दिया। तो अगर ये हम लोग से पूछा जाए गुरु के पद को पैतृक बनवा किसके द्वारा बनाया गया था? हाँ जी, टेलीग्राम पे क्रॉनिकल आईएएस के नाम पे ही है सुकृति जी। तो वहां पे क्रॉनिकल आईएएस अगर आप लोग सर्च करेंगे ना तो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, तो गुरु के पद को पैतृक बनवाने वाले कौन से थे? तो गुरु के पद को पैतृक रामदास ने बनवाया। इनको रामदास ने 500 बीघा जमीन क्या दिया था? उपहार के रूप में दिया हुआ था। तो जो बीबी भानी थी, बीबी भानी को अकबर ने क्या किया था? जमीन दिया था। और वही अकबर इनको 500 बीघा जमीन दिए, जिसको रामदासपुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रामदासपुर के नाम से जाना जाता है। और यही रामदासपुर आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वर्तमान अमृतसर की नींव रखने वाला सिख के कौन से गुरु थे? तो रामदास। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में अमृतसर की नींव रखने वाले कौन से थे? तो
रामदास थे और पुराना नाम इसका क्या था, रामदासपुर। और इसकी जमीन को उपहार के रूप में किसने दिया था, अकबर ने दिया था। रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु पद को क्या कर दिया, पैतृक कर दिया। तो यहां तक तो पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और छूटा हुआ है यहाँ पे अमरदास में। अमरदास के बारे में एक और पॉइंट बता दूं अगर, तो जो गोविंदवाल था, तो गोविंदवाल में इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण किया था। बावड़ी क्या होता है, बावड़ी एक प्रकार का तालाब होता है। तो एक तालाब का निर्माण किए थे और इस तालाब के बारे में ये कहा जाता था, एक कहावत ये फेमस था कि जो कोई भी व्यक्ति इस तालाब में स्नान कर लेता या पानी पी लेता, वो सभी रोगों से मुक्ति पा लेता था। जो कोई भी बीमारी होती थी वो सारी बीमारियां खत्म हो जाती थी। तो इस बावड़ी का निर्माण कहां किया गया था, गोविंदवाल में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, अमरदास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, रामदास हम लोग का कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पांचवें गुरु, ये कितने नंबर के गुरु थे, पांचवें नंबर के। तो पांचवें गुरु कौन से, अर्जुन देव के बारे में। अर्जुन देव को देखा जाए तो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक ये गुरु बने हुए थे। इनको सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई दफा आया हुआ है। अगर हम लोगों से ये पूछा जा रहा हो कि सच्चा बादशाह कौन से गुरु को कहा जाता है, तो सच्चा बादशाह सिखों के पांचवें गुरु को कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में, समझिएगा, रामदासपुर में जो वर्तमान में कौन सा है, अमृतसर है। समझ लो, उस समय क्या नाम था, रामदासपुर था। तो इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर और संतोष नगर दो तालाब बनवाए। तो अमृतसर और संतोष नगर दो तालाब बनाए और जो अमृतसर तालाब बनाए थे उन्हीं के बीच में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। ठीक है, किसका निर्माण कराया, हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। एक के मतलब मंदिर टाइप का निर्माण कराया। वही आज वर्तमान में किस नाम से फेमस है, तो स्वर्ण मंदिर के नाम से फेमस है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से समझिएगा। किसने, अर्जुन देव ने। कहां पे, रामदासपुर में हरमिंदर मंदिर का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, अर्जुन देव। और अर्जुन देव कितने नंबर के गुरु थे, तो पांचवें नंबर के गुरु थे। कहां पे कराए थे, अमृतसर में ही कराए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, तो प्रसिद्ध सूफी संत थे मियां मीर। तो मियां मीर के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो किसके द्वारा आधारशिला रखी गई, तो प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। और दो नए तालाबों का निर्माण कराया गया था। ये दोनों तालाब का क्या नाम था, अमृतसर और संतोष। ये दो तालाब थे। ठीक है, अर्जुन देव के बाद 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर एक और नगर गोविंदपुर बसाया गया था। तो अर्जुन ने एक और नगर बसाया, किस नाम से जाना जाता है, गोविंदपुर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के समय में सिखों ने धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की क्या किया, रचना किया। आदि ग्रंथ में क्या है, तो आदि ग्रंथ के बारे में अगर कहा जाए तो आदि ग्रंथ एक बहुत ही व्यापक ग्रंथ है, जिसमें जो सिखों के 5 गुरु थे, तो इन पांचों गुरुओं की वाणी लिखी गई है। तो पांचों गुरु की वाणी लिखी गई है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें 18 हिंदू गुरुओं की वाणी है। तो 18 हिंदू गुरुओं की क्या है, इसमें वाणी है। थैंक यू जी, क्लास अच्छा लग रहा है तो चलिए। तो 18 हिंदू गुरुओं की क्या है, वाणी है इसमें। इसी आदि ग्रंथ में और देखा जाए तो जो बाबा फरीद थे, तो बाबा फरीद के बारे में भी चर्चा किया गया है। कबीर दास के बारे में अगर पूछा जाए, कौन से, कबीर दास के बारे में भी इसमें क्या है, चर्चा किया हुआ है, जो रैदास थे। ठीक है, तो रैदास के बारे में भी इसमें क्या है, चर्चा किया गया। तो सिर्फ अगर मैं आप लोग से ये कहूं कि इसमें सिख के जो गुरु थे उनके बारे में चर्चा किया गया है, तो ये गलत पॉइंट होगा। अगर पूछा जा रहा हो कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, तो अर्जुन देव ने किया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, आदि ग्रंथ में क्या सिर्फ सिखों मतलब सिख गुरुओं के वाणी है, तो नहीं, ये बहुत व्यापक एक ग्रंथ है, जिसमें हिंदू गुरुओं की भी वाणी लिखी गई है। और बाकी जो होता है बाबा फरीद, कबीर दास, यानी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो गुरु रहे, उनकी भी वाणी की भी चर्चा हुई है। उस समय क्या हुआ था, तो जो जहांगीर था,
जहांगीर था। तो जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र था, विद्रोही पुत्र, क्या नाम था उसका? तो जहांगीर के विद्रोही पुत्र का नाम था खुसरो। खुसरो। तो जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो आकर आपको अर्जुन देव से आशीर्वाद मांगे। अब आप अपने से बताइए, कोई भी अगर गुरु है, किसी भी धर्म के गुरु हैं, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी धर्म के गुरु है, अगर कोई व्यक्ति जाकर उस गुरु से आशीर्वाद ले रहा है, तो क्या कोई भी गुरु अपना धर्म देख रहा है? अगर वो धर्म के हिसाब से अपना आशीर्वाद देता है तो वो गुरु नहीं है। अगर राजनीति के हिसाब से अगर वो आशीर्वाद दे रहा है तो वो गुरु नहीं है। अगर वो धर्म नहीं देखता, गुरु का मतलब ही क्या होता है? सभी धर्मों से परे होना। ठीक है, वो मतलब जिस धर्म में है उस भगवान के जो होता है अनुयायी होना। तो अगर उससे जाकर आशीर्वाद ले रहा है तो आशीर्वाद तो देगा ना। तो वही उस समय क्या हुआ कि जो जहांगीर का विद्रोही पुत्र था खुसरो, तो खुसरो जाकर अर्जुन देव से आशीर्वाद लिया और अर्जुन देव ने उसको आशीर्वाद दिया। इस बात से जहांगीर काफी नाखुश हुआ कि जो विद्रोह करके गया है उसको आशीर्वाद देने वाले आप कौन होते हैं। इस बात से वो काफी नाखुश हुआ और नाखुश होने के कारण 1606 ईस्वी में उनको फांसी दे दिया। तो प्रथम ऐसे गुरु हुए कौन से? अर्जुन देव, जिसको मुगलों ने फांसी दिया था। ठीक है, अगर हम लोग से पूछा जाए कौन से ऐसे गुरु हुए जिनको मुगलों ने फांसी दिया था, तो वो प्रथम गुरु कौन से हैं? तो अर्जुन देव हैं। और अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? जहांगीर ने। क्योंकि हमें पता चल गया, लास्ट क्लास में मैंने इनके सन के बारे में बता दिया है। जहांगीर का अगर देखा जाए शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1605 ईस्वी से लेकर 27 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। तो 16 से 5 से 27 तक, तो 1606 में इनको फांसी पे अगर चढ़ाया जा रहा है, तो कौन फांसी पे दे सकता है? तो फांसी पे जहांगीर ही तो देगा ना। और जहांगीर के बारे में अगर कहा जाए कि ये बोलता था, जहांगीर जो था बोलता था, अगर कोई चित्रकारी में कोई नाक, आंख, कान, मुंह, मतलब शरीर का हर एक पार्ट कोई अलग अलग चित्रकारों के द्वारा बनाया गया है, तब भी मैं वो चित्र को देखकर उन चित्रकारों का नाम अलग अलग बता सकता हूं। तो चित्रकारी का स्वर्ण काल, स्वयं एक बहुत बड़ा चित्रकार भी था जहांगीर। तो चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? तो चित्रकारी का स्वर्ण काल जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में और अगर देखा जाए तो इसके बाद आते हैं हरगोविंद। कौन आते हैं? हरगोविंद। हरगोविंद ने क्या किया? तो इनको अब ये पता लग गया कि हमारे पास सेना नहीं है और हम सिर्फ कौन से हैं? एक गुरु हैं। तो गुरु है या, और हमारी शक्ति कमजोर होने के कारण ही हम किसी को प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। यही रीजन रहा कि औरंगजेब थी, जहांगीर ने जो मेरे गुरु थे उनको फांसी पे चढ़ाया। तो इसलिए अब यहां से सैनिक भावना की दृष्टि से शुरुआत होती है। तो हरगोविंद ने सबसे पहले अपने सैनिकों को सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। सैनिक का प्रशिक्षण देना शुरू किया, अर्थात इनको युद्ध कला की जो होता है शिक्षा देना शुरू कर दिया, अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो इसने लड़ाकू जाति के रूप में विस्तार किया। तो हम लोगों से पूछा जाए कि सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में सबसे प्रथम बार किसने परिवर्तित किया था? तो किसने परिवर्तित किया था लड़ाकू जाति के रूप में? तो हरगोविंद ने। हरगोविंद पहले ऐसे गुरु रहे जो सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किए। इन्होंने क्या किया? 12 फुट ऊंचा एक अकाल तख्त बनवाया। ये क्या था? मैंने बताया गोविंदवाल में उन्होंने ऊंचा बनवाया हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया? जितने भी जगह थे उन सभी जगह पे 12 फीट ऊंचा एक अकाल तख्त बना दिया। मतलब इतनी ऊंचाई से बैठकर अगर कोई भी व्यक्ति अपना वाणी दे रहा है, अपना उपदेश दे रहा है, जैसे हम लोग मध्यकाल पढ़ेंगे तो मध्यकाल में एक ये आता है बलवन, एक बलवन के बारे में आते हैं। और आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो एक नाम हम लोग पढ़ते हैं मायावती, तो हम लोग मायावती को भी देखेंगे। तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए बलवन के बारे में बताऊं तो जैसे राज दरबार, राजाओं के बारे में जब आप लोग मूवी या कुछ भी देखते हैं ना, तो आप लोग ये देखते हैं राजा सिंहासन पे बैठा हुआ है और दोनों साइड से कुर्सियां लगी हुई है, ये आप लोग देखते हैं। तो उन कुर्सी पे कौन है? तो राज दरबारी लोग बैठे हुए रहते थे और राजा उनसे थोड़ा सा ऊंचा बैठता। बलवन ने क्या किया था? राज दरबार की सारी कुर्सियां हटवा दिया था। मतलब कोई भी राज दरबारी व्यक्ति तो इसे सर उठा के आप देखेंगे, ठीक है। और सर जब उठाकर देख रहे हो और आप खड़े हैं तो आपके मन में अपने आप के प्रति हीन भावना जरूर आ जाएगा
और अपनी कमजोरी, एक बार आपको अपनी कमजोरी पता लग जाता है ना, तो दूसरे वाले को मजबूत यानी कि स्ट्रांग समझने लगते हैं ना, तो आपके हार क्या हो जाता है वहां पे निश्चित हो जाता है। तो कभी भी किसी को भी अगर आप मतलब कि अगर आप अपने से भी मीटिंग करती थी ना, तो सिर्फ एक कुर्सी रहता था, बाकी किसी भी ऑफिसर को और किसी भी उनके नेता को वहां बैठने की इजाजत नहीं थी। और यहां पर अपने वर्चस्व के लिए भी हरगोविंद ने क्या किया, तो एक अकाल तख्त बनाया, और यानी कि ऊंचाई पे। और अब कोई भी व्यक्ति अगर गुरु की वाणी सुनने आ रहा है तब ऊपर देखेगा, मतलब अब उनके मन में क्या होगा कि ये स्ट्रांग है, ये मजबूत है। तो अब पहले जैसे अर्जुन देव को इन्होंने अपनी शक्ति के दम पे खींच लिया था, अब वैसे कर पाने के बारे में वो सोचेंगे, कोई व्यक्ति सोचेगा। तो इसलिए इन्होंने 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण कराया था। अगर पूछा जाए कि इतनी ऊंचाई पे सबसे प्रथम बार अकाल अकाल तख्त किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, हरगोविंद ने। अच्छा अब बताइए, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, अर्जुन देव, याद रहेगा ना। और वो ग्रंथ किसके शासनकाल में लुप्त हो गया था, गुरु गोविंद के शासनकाल में। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं, जब ये सिख धर्म हम लोग का कंप्लीट होगा ना, आज कंप्लीट हो जाएगा, तो देखिए जिस दिन भी मेरी क्लास होगी आप लोग 3 बजे कंटिन्यू आ जाइएगा, मैं पहले से नोटिफिकेशन दे दूंगा। आप लोग हिस्ट्री की क्लास में आ जाइएगा, और आप लोग खुद देखेंगे ना, हिस्ट्री का जो भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा उस दिन कंप्लीट कर दूंगा, चाहे 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे की क्लासेस क्यों ना हो, तो उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आपके पेपर के समय तक सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाए। थैंक यू गौरव शर्मा जी। चलिए, तो दूसरा यहां पर क्या है, इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहारी बनने की अनुमति दे दी। जब सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो सैनिकों के प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो सैनिकों को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या दिया, मांसाहार यानी कि मांस खाने की भी इन्होंने अनुमति दे दी। जहांगीर, अब देखिए इनके जो पिता थे यानी कि अर्जुन देव, तो अर्जुन देव पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया था। कौन, जहांगीर। तो जहांगीर ने उनके जुर्माना लगाया था, 2.5 लाख का जुर्माना लगाया। उस जुर्माने को भरने के लिए हरगोविंद सिंह को कहा, लेकिन उस जुर्माने को हरगोविंद साहब नहीं भर पाए, और नहीं भर पाने के कारण जहांगीर, अभी इनकी शक्ति उतनी मजबूत तो नहीं हुई थी ना, जब कहां पे मुगल सेना, बहुत बड़ा इंपायर, 6 लाख के करीब में सेना, ठीक है, जो भारत की कोई भी शक्ति उनके सामने टिक नहीं पा रही है, तो अभी तो ये गुरु ही थे, अपनी थोड़े बहुत सेना रखे हुए थे, तो उनके मुकाबला तो नहीं कर सकते थे। यही रीजन रहा कि जहांगीर इनको गिरफ्तार कर लेता है, और ग्वालियर के टैंक में इनको 2 सालों तक क्या किया, कैद में रखा। तो ये 2 सालों तक कैद में वहां पर रहते हैं, और 2 सालों के बाद कैद से वहां से निकलते हैं। अच्छा, एक कहानी इनके बारे में और है कि एक बार ये कश्मीर के साइड में गए रहते हैं, तो एक महिला होती है जो गुरु नानक देव को देख ही नहीं रहती है, लेकिन वो मानती है कि शायद यही है, लेकिन ये बोलती है कि गुरु नानक देव का शरीर काफी ज्यादा जो होता है मोटा भारी है, इसलिए मैंने उनके लिए एक कपड़ा बनवाया हुआ है। वो कपड़ा ये पहनते हैं, उससे स्वीकार कर लेते हैं, और वो पहने रहते हैं। वही कपड़ा पहन के ये जो होता है 52 राजाओं के साथ यहां से ग्वालियर के किले से निकले हुए थे। तो एक साथ 52 राजा को किले में कैद करके जहांगीर रखा था, जो वहां से निकाला। इन्होंने कश्मीर में क्या किया, किरतपुर में जो होता है एक नगर बसाया, और वहीं पर यहां से निकलने के जस्ट बाद ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पे, किरतपुर में। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसके बाद कौन आते हैं, हर राय जी आते हैं। तो इस समय अगर यहां देखिए अब समय कौन सा चल रहा है, 1645 से 61 का बीच चल रहा है। तो इस समय शासन पे कौन आ जाता है, शाहजहां। तो इनके शासन काल में कब, 1658 में, 1658 में शाहजहां के अगर देखा जाए तो 2 पुत्र, एक है दारा सिको, एक कौन सा, दारा सिको, और दूसरा कौन सा है, औरंगजेब। एक है दूसरा औरंगजेब। तो दारा सिको और औरंगजेब ये दोनों के दोनों शाहजहां के पुत्र होते हैं। तो 1658 ईस्वी में ये पता लगता है कि मतलब इस समय, जिस समय मल्टीमीडिया भी चल रहा है, और इतने सारे खबर जो होते हैं, तत्काल विश्व की कोई भी खबर आप 2 मिनट में प्राप्त कर लेते हैं, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय क्या है, अचानक से अफवाह फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई 1658 ईस्वी में। तो
ये जहां भी थे, जैसे सामूगढ़ का युद्ध होता है और इन लोगों में टोटल 3 युद्ध की शुरुआत हो जाती है। किसमें किसमें? दारा सिकोह और औरंगजेब, इन दोनों में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। चूंकि दारा सिकोह आध्यात्मिक था और अध्याय मतलब कि आध्यात्मिक चीजों में ये काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता था और काफी ज्यादा जो होता है पढ़ा लिखा भी था। कौन सा? दारा सिकोह। यही रीजन रहा कि दारा सिकोह का सपोर्ट किसने किया था? हर राय ने किया था। अब समझ में आ रहा है ना कि हर राय ने दारा सिकोह को क्यों सपोर्ट किया था? तो दारा सिकोह का सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि ये दोनों आध्यात्मिक चीजों से जुड़े हुए थे और दारा सिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का। इन दोनों में युद्ध होता है और इन दोनों के युद्ध में दारा सिकोह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। दारा सिकोह जब पराजित हो गया तो औरंगजेब इसको अंधा बनाकर मार दिया, तो दारा सिकोह की मृत्यु हो जाती है। और जब इसको दारा सिकोह को मारने के बाद जब यह अपने राजमहल आगरे के किला में पहुंचता है तो वहां शाहजहां जिंदा रहता है। मतलब अफवाहें जो फैली थी पहले से कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है, वो अफवाह गलत था। ठीक है, अफवाह फैला दिया गया, लेकिन युद्ध तो कर चुका था ना, मतलब विद्रोह तो कर चुका था, तो इसके लिए इसके मन में ये आता है कि इसके बारे में अगर खबर शाहजहां को पता लगेगा तो मुझे कोई ना कोई दंड मिलेगा। यही रीजन रहा कि उसने शाहजहां अपने पिता को ही कैद कर लिया। और आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पर 1658 में शाहजहां कैद होते हैं और वही जो लाल किला है आगरे का, तो उसी लाल किले में कैद होते हैं और 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। तो 8 सालों तक कैद में वो जीवित रहते हैं शाहजहां। उनकी मृत्यु 66 में होती है, लेकिन सत्ता की समाप्ति 1658 ईस्वी में ही हो जाती है। जब इसकी इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसी समय सामूहिक गढ़ की पराजय होने के बाद दारा सिकोह इनसे मतलब सामूगढ़ की जब पराजय हो गई थी उस समय दारा सिकोह मिला था और ये मदद देने के लिए जो होता है राजी हुए थे। इस बात से नाराज होकर औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाया, लेकिन ये दिल्ली खुद नहीं गए मिलने के लिए और अपने बेटे को भेज दिए, राम राय को भेज दिए दिल्ली में। चूंकि राम राय जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली पहुंचने के बाद औरंगजेब को खुश करने के लिए उनकी चाटुकारिता की, जिस बात से हर राय काफी ज्यादा नाराज हुए कि चाटुकारिता क्यों किया। और इसी बात से नाराज होकर, जबकि उत्तराधिकारी किसको बनना था? राम राय को बनना था, लेकिन उस बात से जब वो नाराज हो गए तो राम राय को उत्तराधिकारी नहीं बनाकर अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को उत्तराधिकारी बना दिए। आ गया समझ में ना? हरकिशन को क्यों उत्तराधिकारी बनाए? एक बार फिर से इसके बारे में हम लोग देख ले। हर राय के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है? हर राय के बारे में सिर्फ एक पॉइंट जानना है कि किसके समय मतलब कि कौन कौन से शासक इसके समकालीन थे। तो 2 शासक समकालीन थे, एक कौन सा? शाहजहां, एक कौन सा? शाहजहां, और दूसरा कौन सा? औरंगजेब। तो ये 2 शासक समकालीन होते हैं। औरंगजेब ने किसको दिल्ली बुलाया था? तो औरंगजेब ने हर राय को बुलाया था, लेकिन चूंकि चाटुकारिता कर दिए होते हैं राम राय, तो इसलिए वो खुश हो जाता है, इन पर कोई भी युद्ध की घोषणा या कुछ नहीं करता है। इसके बाद राजगद्दी पे मैंने बताया ना, अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को ये राजगद्दी पे बैठा देते हैं। तो अब कौन आता है? हरकिशन आते हैं। लेकिन इनका जो बड़ा भाई है राम राय, ये क्या है? इनके साथ विवाद होता है, लेकिन ये विवाद ज्यादा मात्रा में नहीं फैलता है। ये विवाद की समाप्ति हो जाती है कि राम राय देहरादून में अपना एक अलग जो होता है गद्दी बना देते हैं और इनके जो अनुयायी रहे वो किस नाम से? राम राय के नाम से जाने गए। जो राम राय था उसने अपना गद्दी कहां बनाया? याद रखे रहेंगे, उसने अपना गद्दी देहरादून में बनाया। कहां पे बनाया? देहरादून में बनाया। और राम राय के अनुयायी किस नाम से जाने गए? तो राम राय के नाम से उसके अनुयायी जाने गए। और हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेज बहादुर को बनाया और हरकिशन की मृत्यु किससे हुई थी? चेचक के द्वारा हुआ था। चिकन पॉक्स के कारण इनकी मृत्यु हो गई, सॉरी स्मॉल पॉक्स के कारण। तो स्मॉल पॉक्स के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कोई प्रॉब्लम अब यहां तक नहीं होना चाहिए। हरकिशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। तेज बहादुर, अब तेज बहादुर के बारे में अब आप लोग बताइए कितने नंबर के गुरु थे? 9वें नंबर के। कितने नंबर के? ये आप लोग जरूर याद रखे रहेंगे। मैंने सारा पॉइंट्स बताया कि कैसे आपको याद रखना है, कितने नंबर के गुरु होते हैं। जैसे पहले नंबर के गुरु कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह। दूसरे नंबर के अंगद। तीसरे नंबर के अमर कितने नंबर पे होंगे? तीसरे नंबर पे। राम जी कितने नंबर के हुए? तो चौथे। तो ठीक है। और पांचवें में अर्जुन देव। अर्जुन कितने नंबर के? 5। और हर गोविंद, हर राय, हर किशन। और 9वें नंबर पे कौन से हैं? बहादुर, तेज बहादुर है। तो तेज बहादुर के बारे में हम लोग देखते हैं।
तेज बहादुर के समय अगर देखा जाए तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध काफी ज्यादा बढ़ गया था कि कौन से उत्तराधिकारी होंगे, तो इनके लिए युद्ध की मतलब कि काफी ज्यादा तेज हो गया था और इसके लिए 22 दावेदार हो गए थे। ठीक है, तो 22 लोगों के बीच में दावेदारी चल रही थी गद्दी के लिए, तो इसी कारण इन्होंने अपना जो राजगद्दी है, अपनी राजगद्दी को माखोवाल में, कहां पर, माखोवाल में इन्होंने अपनी राजगद्दी का बनवा दिया। ये कहां पर है, अमृतसर में। कहां पर है, अमृतसर। तो तेज बहादुर ने अपनी गद्दी को अमृतसर के माखोवाल में बनाया, जो होता है गोविंदवाल से हटाकर। ये किसके पुत्र थे, ये हरगोविंद के पुत्र थे और इन्हीं के उत्तराधिकार का झगड़ा प्रारंभ हुआ था। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेज बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम स्वीकार करने के लिए इनको बोला, लेकिन तेज बहादुर ने इस्लाम जो था स्वीकार नहीं की दिया, जिसके कारण कुछ दिनों तक उनको यातनाएं दी गई और यातनाओं के बाद इनकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई। तो तेज बहादुर की हत्या किसने किया था, औरंगजेब ने। याद रखे रहेंगे। अर्जुन देव की अगर पूछा जाए, अर्जुन देव की हत्या किसने किया था, अभी जस्ट मैंने बताया है ना, अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने किया। किसने किया, जहांगीर ने। और तेज बहादुर की हत्या किसने किया, तो औरंगजेब ने किया। ये दोनों पॉइंट्स हम लोग को याद हो गए। इसके बाद गद्दी पे कौन बैठते हैं, तो इसके बाद गद्दी पे बैठते हैं गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और सबसे अंतिम गुरु थे। तो ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने नंबर के गुरु रहते हैं, सबसे अंतिम गुरु और 10वें नंबर के गुरु रहते हैं। इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म पटना में हुआ था। कहां हुआ था, पटना में हुआ था। और इन्होंने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना किया था और वहीं पे अपनी गद्दी बनवाए हुए थे। इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुंदरी और दूसरे का क्या नाम था, जीतू। तो 2 पत्नी होती हैं, सुंदरी और जीतू, और इन दोनों पत्नियों से 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और कौन से, फतेह सिंह। तो 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। अब ये चारों पुत्रों को हम लोग देखेंगे, अलग अलग जो युद्ध होता है ना, उसमें किस तरीके से पहले युद्ध में ना देखा जाए तो 2 पुत्रों की बलि होता है, मतलब वहां पे मारा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग युद्धों में जब चर्चा करेंगे तब देख लेंगे। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में पोंटा नामक नगर की स्थापना की, क्योंकि यह क्षेत्र इनको क्या था, बहुत ही ज्यादा प्रिय था और इन्होंने पोंटा नामक नगर की स्थापना किया था। उसी पोंटा नामक स्थान पर, याद रख रहेंगे, हिमाचल प्रदेश में पोंटा नामक स्थान पर ही इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। आप लोग के लिए बता दूं कि जितने भी फैक्ट आप लोग अलग अलग जो किताबें पढ़ते हैं ना, मैं खुद उन सब किताबों को, अलग अलग किताबों को पढ़ के ये सारे नोट्स मैंने बनाए हुए, किसी एक बुक में ये सारे के सारे फैक्ट आप लोग को नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप लोग ध्यान से अपना नोट्स बनाइए, या ये मैं नोट्स अपना लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिए, लेकिन याद जरूर कीजिए, चीजों को समझिए। अगर आप लोग सही से समझ लेंगे ना चीजों को, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को पेपर के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपके पेपर में इससे ज्यादा सिखों से या किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। अब ये जो 3 ग्रंथ है आप लोग को देखेंगे मैक्सिमम बुक में नहीं दिया हुआ है, तो उसको देखिए। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। सबसे फर्स्ट एक ग्रंथ देखा जाए, कृष्ण अवतार। क्या नाम है इसका, कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार की रचना कहां, पोंटा में किया गया था। तीनों के तीनों की रचनाएं कहां की गई है, पोंटा में ही की गई है। दूसरा कौन सा है, विचित्र नाटक। विचित्र नाटक क्या है, इनकी आत्मकथा है। तो ये आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, सुनील जी हेलो। चलिए कोई ना जी, आप लोग देखते रहिए क्लासेज। चलिए यहां अगर हम लोग देखते हैं, आप लोग को अगर डाउट आ रहा है ना, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन्होंने टोटल जो होता है 4 किलों का भी निर्माण किया हुआ था। और वो कौन कौन सा किला था, तो एक आनंदगढ़। हम लोग क्या देखेंगे, आनंदगढ़ का युद्ध यहीं पर देखेंगे, इसी किले में देखेंगे। केशवगढ़, लौहगढ़ और फतेहगढ़, ये चारों किलों में युद्ध हुआ है। इन चारों किलों की युद्धों को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में 3 ग्रंथ आप लोग याद रखे रहेंगे। कौन कौन सा ग्रंथ रहता है वो, तो कृष्ण अवतार, विचित्र नाटक और चंडी दिवर। तो ये 3 ग्रंथ है। कौन कौन से, आत्मकथा किसमें इनके, तो आत्मकथा विचित्र नाटक में। और 4 किले का निर्माण ये किए हुए रहते हैं। चारों किलों का क्या नाम है, आनंदगढ़, केशवगढ़, लौहगढ़ और कौन सा है, फतेहगढ़। तो 4 किले का इन्होंने निर्माण किया हुआ था।
ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए गोविंद सिंह ने कौन कौन से युद्ध किए, तो गोविंद सिंह के साथ अगर जो युद्ध हुआ है तो सबसे पहला युद्ध मुगल सेना के ने औरंगजेब के नेतृत्व में इस पे जो होता है अटैक किए थे, लेकिन बाद में दक्षिण भारत में औरंगजेब के विद्रोह होने के कारण वो चला गया और वो अपने नेतृत्व की जिम्मेदारी किसको दे दिया, अलीफ खां को दे दिया। किसको दिया, अलीफ खां को दे दिया। ठीक है। लेकिन उसी समय जो पहाड़ी शासक थे भीमचंद्र, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह की सहायता किया और उसी सहायता के फलस्वरूप ये युद्ध में जीतते हैं। और इस युद्ध में जीतने के बाद एक और युद्ध होता है नागौन का युद्ध। अगर हम लोग से पूछा जाए नागौन का युद्ध कब हुआ था, 1690 ईस्वी में नागौन का युद्ध हुआ था और इसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका निभाए हुए थे वो निभाए थे भीमचंद्र। किसने निभाया था, भीमचंद्र। चूंकि भीमचंद्र एक पहाड़ी राजा थे और जब वो पहाड़ी राजा है तो पहाड़ों के बारे में यानी कि रास्ता के बारे में उनको सारा, चूंकि ये छापेमार युद्ध नहीं लड़ते थे लेकिन फिर भी रास्ते के बारे में इनको पता था। और जब रास्ते के बारे में पता है और जब कोई नई सेना आ रही है जिसको रास्ते के बारे में नहीं पता है तो वो क्या करेगी, वो उसमें भटक जाएगी और उसी चीज का इन्होंने फायदा उठाया कि नागौन के युद्ध में ये जीत गए। और नागौन के युद्ध में जीतने के बाद ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना किया। ये आपके पेपर में कई बार आया हुआ है, ये सीधा पूछा जाता है खालसा का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। अगर पूछा जाए खालसा का निर्माण किसने किया था तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, लेकिन ये पूछा जाए कौन से युद्ध के बाद किया था, अगर हम लोग से पूछा जाए तो वो युद्ध कौन सा है, नादौन का युद्ध। कौन सा है, नादौन का युद्ध। तो याद रखे रहेंगे नादौन का युद्ध कब हुआ था, आपको 1690 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत खालसा पंथ के बारे में हम लोग देख लें। खालसा पंथ की निर्माण कब होता है, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का निर्माण होता है। और खालसा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध होता है। खालसा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध होता है, या इसके और अर्थ दिया जाता है विशेष। क्या अर्थ दिया जाता है, विशेष। तो शुद्ध या विशेष होता है। बैसाखी के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को केशवगढ़ में बुलाया जो इनका किला था और यहाँ पे बहुत ही विचित्र ढंग से उनकी परीक्षाएं ली और जीवन बलिदान करने के लिए बोला। जीवन को बलिदान देने के लिए इनके 5 लोग सामने आए, उनको ही पंच प्यादे के नाम से जाना जाता है। और वो पंच प्यादे कौन कौन से थे, एक था दयाराम खत्री। क्या नाम था, दयाराम खत्री, ये लाहौर का था। दूसरे थे धर्मदास, ये दिल्ली के जाट थे। तीसरे थे मोहकम चंद्र छम्पा, तो ये द्वारिका के दर्जी थे। और तीसरे थे हिम्मत भीवर, ये जगन्नाथ दक्षिण भारत के थे। और साहब चंद्र ये बीदर के थे। तो ये दोनों दक्षिण भारत के थे। तो इन दोनों ने अपने बलिदान देने के लिए, गुरु गोविंद सिंह के लिए बलिदान देने के लिए ये जो थे 5 सामने आए जिनको पंच प्यादे कहे जाते हैं। तो ये खालसा पंथ से ही आपको क्या है, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इसी समय सिख अनुयायियों ने अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू किया और महिलाओं ने अपने नाम के आगे कौर लगाना शुरू कर दिया था। अगर पूछा जाए खालसा पंथ मतलब ये कब से लगाना शुरू किए, तो खालसा पंथ के बाद यानी कि 1699 में। इन्होंने उस समय सभाएं की और सभा करने के बाद इन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति को, अगर वो जमींदार से, राजा से, अंग्रेजों से या किसी भी व्यक्ति से अगर वो त्रस्त है, अगर कोई व्यक्ति उनको अत्याचार कर रहा है तो वो उसके लिए हमारे पास आए, हम उनकी सहायता करेंगे। तो ये सभी समुदायों से इन्होंने खालसा पंथ में ये निवेदन किया था कि आप पर कोई भी व्यक्ति अगर अत्याचार कर रहा है ना तो आप हमारे शरण में आइए, हम आपके क्या करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। और यही रीजन रहा कि अगर कोई जमींदारों से तंग आया हुआ, किसी व्यक्ति से, साहूकार से या किसी संबंध से अगर तंग आया हुआ है तो वो आकर खालसा पंथ से जुड़ता गया। और इन्हीं जुड़ने के कारण कुछ ही दिनों में इस खालसा पंथ की सेना 20,000 के करीब में तैयार कर ली गई। आगे हम लोग देखेंगे 80,000 के करीब में इनकी सेना बढ़ जाती है। इन्होंने सिखों से 5 वस्तुओं को धारण करने के लिए कहा और वो वस्तुएं कौन कौन सी थी, एक केस था, दूसरा कंघा था, तीसरा कक्षा था, चौथा आपको कड़ा था और 5वें आपका कृपाल था, यानी कि जो पगड़ी होता है। तो पगड़ी भी धारण करने के लिए उसी समय
और हाथों में कड़ा। इन्होंने इसी समय बताया था कि प्रत्येक स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुष को अपने पास तलवार रखने के लिए खालसा पंथ में कहा, और जो महिला है उनको अपने पास चाकू रखने के लिए, यानी कि पगड़ी में। तो आप ये देखेंगे हमेशा स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्रियों के पास चाकू और पुरुषों के पास तलवार हमेशा रहता है। तो ये खालसा पंथ के निर्माण की में इनकी प्रमुख विशेषता थी। अब क्या हुआ कि जो नागदौन का युद्ध हुआ था, तो नागदौन के युद्ध में क्या हुआ था, वहां पे आपके गोविंद सिंह क्या हो गए थे, जीत गए थे। और गोविंद सिंह क्यों जीते थे, उसके पीछे क्या रीजन था, तो जो पहाड़ी सेना थी भीमचंद्र, उन्होंने इन पे इनका मदद किया था। तो जब इन्होंने मदद कर लिया जिसके कारण ये जीत गए थे, तो अब औरंगजेब ने अपना दिमाग लगाया और कुछ पैसे देने का प्रलोभन देकर भीमचंद्र को अपने पक्ष में मिला लिया। तो अब भीमचंद्र कहां चले गए, औरंगजेब के पक्ष में चले गए। और जब ये औरंगजेब के पक्ष में चले गए, तो अब औरंगजेब ने जो था भीमचंद्र को यहाँ पे युद्ध करने के लिए भेजा। कब, 1701 ईस्वी में। इसमें पहाड़ी सेना क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी। और इसकी सहायता के लिए सरहिंदी के, एक मिनट यहाँ पे समझिएगा, जो अनंतपुर का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें भीमचंद्र ने आपका इसका पहाड़ी सेना, हाँ, पहाड़ी सेना क्या हुई थी, पराजित हुई थी। और इसमें सहायता किसने दिया था, सरहिंद के एक सूबेदार थे जिनका नाम क्या था, वजीर खां। तो वजीर खां का नाम आप लोग याद रखे रहेंगे, आगे इनके नाम का उपयोग बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। तो वजीर खान ने एक सेना भेजी और अनंतपुर की फिर कौन सी युद्ध होती है, सेकंड युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो अनंतपुर का सेकंड युद्ध कब होता है, 1704 ईस्वी में अनंतपुर के शुरुआत युद्ध की शुरुआत। अब इस बार भीमचंद्र कहां था, तो औरंगजेब के पक्ष में था। और जब इस युद्ध की शुरुआत होती है तो इसमें गुरु गोविंद सिंह पराजित हो जाते हैं और किसी भी तरीके से ये अपनी जान को बचाकर वहां से जाते हैं। लेकिन ये अपनी जान को बचाने में सक्षम तो हो जाते हैं, लेकिन ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये दोनों इसमें पकड़े जाते हैं। और इन दोनों की जो मां थी, इनको भी बंदी बना लिया गया। और इनको बंदी बनाने के बाद सरहिंद लाया गया। अब आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जो सरहिंद है, यहाँ के सूबेदार कौन था, वजीर खां। सूबेदार कौन था, वजीर खां। तो वजीर खां इनको कहां बुलाया, सरहिंद बुलाया। और इनकी मां को जो होता है सामने छोड़ दिया देखने के लिए। और यहां पर जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया। इस दृश्य को देखकर मां क्या हो गई, कोई भी मां है दुनिया के अपने बेटे को बहुत मानती है, और इस दृश्य को जब वो देखेगी तो उसके बाद वो मर जाएगी। तो वही स्थिति हुआ इन मां के साथ कि अपने बेटे को जब आप ये दीवारों में जिंदा जो होता है चुनते हुए देखी, तो ये भी मर गई वहां पे। यह दृश्य देखकर इनको क्या हो गया, मृत्यु की प्राप्ति हो गई। तो यह अनंतपुर का दूसरा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद युद्ध एक होता है चकमौर का युद्ध। और ये युद्ध कौन सा होता है, 1705 ईस्वी में चकमौर का युद्ध होता है। अब इस युद्ध में भी गुरु गोविंद सिंह बचने में, यानी कि भागने में सफल हो जाते हैं। किसी भी तरीके से वो सफल हो पाए हैं भागने में। लेकिन जो इनके दो बेटे और बचे हुए थे, क्या नाम था, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये पकड़े जाते हैं। और इनको भी क्या कर दिया जाता है, इनको भी मार दिया जाता है। तो चारों के चारों पुत्र यहाँ पे इनके मारे जाते हैं। इसी युद्ध के दौरान जो आदि ग्रंथ था, अब आप खुद बताइए आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था। तो मैंने बताया ना, आदि ग्रंथ की रचना करने वाले कौन से थे, तो अर्जुन देव, पांचवे गुरु। तो आदि ग्रंथ में क्या था, जो 5 गुरु थे ना, उनकी वाणी लिखी गई थी। तो आदि ग्रंथ क्या हो गया, विलुप्त हो गया इसी युद्ध के बाद। तो हम लोगों से अगर पूछा जाए कौन से युद्ध के बाद आदि ग्रंथ विलुप्त हो जाता है, तो कौन से युद्ध के बाद, चकमौर के युद्ध के बाद आदि ग्रंथ विलुप्त हो जाता है। तो इसका पुनः संकलन कराया गया और उसका नाम क्या दिया गया, दसम पातशाह ग्रंथ का नाम दिया गया। तो आदि ग्रंथ का ही जो विलुप्त हुआ था, उसके बाद जो ग्रंथ बना हुआ है उसका नाम क्या है, दसम पातशाह, यानी कि 10वें बाद, यानी कि गुरु का क्या है, वाणी लिखी गई है इसमें। तो पूछा जाए दसम पातशाह का ग्रंथ किसे कहा जाता, मतलब किसने बनवाया था, तो गुरु गोविंद साहब ने बनाया। इसी बीच में अगर देखा जाए 1707 ईस्वी में क्या हो गया, 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, चूंकि औरंगजेब अपने जीवन का 26 सालों तक
26 सालों तक दक्षिण भारत में ही था और दक्षिण भारत को जीतने के लिए बेहतियाज होता प्रयास किया, लेकिन वो जीत नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया। तो औरंगजेब की वहीं पे दौलताबाग में मृत्यु हो जाती है और दौलताबाग में उसे दफन कर दिया जाता है। तो जब इसकी मृत्यु की खबर सुनते हैं, तो मृत्यु की खबर सुनकर गुरु गोविंद सिंह भी वहां जाते हैं। कहां पे? दक्षिण में चले जाते हैं। और दक्षिण में जाने के बाद जो गोदावरी नदी है, तो इसी के तट पर एक पठान है अजीम खां। क्या नाम है? अजीम खान। तो अजीम खान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो अब यहां से युद्ध की समाप्ति और गुरु गोविंद सिंह समाप्त हो जाते हैं। 10 के 10 जो गुरु थे, तो 10 गुरु की यहाँ पे समाप्ति हो जाती है। हम लोगों ने 10 गुरु के बारे में कौन कौन सा पॉइंट्स है, क्या क्या फैक्ट है, उन सभी, ठीक है, हाँ जी, टेलीग्राम लिंक पे है, क्रॉनिकल आईएएस के नाम से अगर आप लोग सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा। सुनील शर्मा जी थैंक यू, कंटेंट काफी अच्छा है, उसके लिए थैंक यू। चलिए, तो अगर देखा जाए तो 10 गुरु हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहां से इन्होंने ये कहा था ना गुरु गोविंद सिंह ने कि अब क्या है, गुरु की वाणी चलेगी। मतलब अब जो होता है कोई भी गुरु नहीं होगा, जहां भी 5 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे वहीं पे गुरु की वाणी चलेगी। यानी कि गुरु की उपदेश ही अब क्या रहेगा, इनके आगे के लिए जो होता है रहेगा। इसी बीच में इनकी मृत्यु के साथ ही गुरु पद की क्या कर दी गई, समाप्त कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कहा, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों से संघर्ष किया। तो अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोग को अब पढ़ना है बंदा बहादुर के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। बंदा बहादुर के बारे में सारी कहानी हम लोग देखते हैं। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई तो हुआ क्या था कि ये कहां का रहने वाला था, तो ये जम्मू का रहने वाला था। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में बनता है कि ये कहां का रहने वाला था, तो बंदा बहादुर जम्मू का रहने वाला था और इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। क्या नाम था? लक्ष्मण देव था। बाद में इसने अपना नाम माधव दास रख लिया। अब इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, हमेशा मतलब जो गुरु होते या जो होता है बैराग की बातें करता था। तो घर से निकलने के बाद जब इन्होंने बैराग ग्रहण कर लिया ना, तो इन्होंने अपना नाम माधव दास बैराग रख लिया। तो इनका 2 नाम, एक लक्ष्मण देव घर का नाम या बचपन का नाम था, और दूसरा अगर पूछा जाए कि माधव दास बैराग क्यों कहा जाता है, तो बैराग ग्रहण करने के कारण इनको माधव दास बैराग के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है? इनकी मुलाकात कहां पे हुई थी? आंध्र प्रदेश के नागौर में हुई थी। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? अगर हम लोग से पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में। कब हुआ था? 1670 ईस्वी में हुआ था और कश्मीर के राजौरी जिला में हुआ था। तो कश्मीर के राजौरी जिला में इनका जन्म होता है और यह आंध्र प्रदेश में नागेर में गुरु गोविंद सिंह से मिले थे। ठीक है, अब जब ये गुरु गोविंद सिंह से जंगलों में मिलते हैं तो ये गुरु गोविंद सिंह पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो इन्होंने सीधा बोला था, मैं आपका बंदा हूं, मतलब मैं आपका सेवक हूं। बंदा का मतलब ये होता है कि सेवक। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तुम बंदा नहीं हो, तुम बंदा बहादुर हो। ठीक है, और इनका विभिन्न तरीके से परीक्षण लिया और जब उनको ये लग गया कि बाद यानी कि अगला राजनीतिक गुरु बनने के योग्य है ये, तब 5 लोगों को मतलब 5 लोगों के साथ इनको पंजाब अमृतसर भेजे कि गुरु गोविंद सिंह ने आपको जो होता है नेक्स्ट गुरु यानी कि राजनीतिक गुरु बनने के लिए सलाह दिया हुआ है। जब ये वहां पे अमृतसर पहुंचते हैं तो उस समय पता लग जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद ये अलग अलग जगह पे बैठकर अपना उपदेश देने की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करके खालसा पंथ में 80,000 सेनाओं को एकत्रित कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा राजनीतिक रूप में युद्ध करने वाले कौन से बनते हैं? बंदा बहादुर बनते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि बंदा बहादुर ही एकमात्र ऐसे हैं जो मुगलों के, चूंकि मुगल इस समय तक काफी कमजोर हो चुके थे। हमें पता है कि 1707 ईस्वी में कौन आ गया था? बहादुर साहब जफर आ गया था, सॉरी बहादुर साहब प्रथम आ गया था। और बहादुर साहब प्रथम के बाद कौन आया था? फर्रुखसियर आया था। ये कल के क्लास में मैंने बता दिया है। तो जो फर्रुखसियर बैठा हुआ था गद्दी पर, तो ये उतना योग्य था ही नहीं। जब योग्य नहीं था, यही रीजन रहा कि नाक में दूसरी तरफ से ये दम करके रख दिए थे। इन्होंने मुगलों के 24 परगनों को जीत लिया, 24 परगनों को अपने अधिकार में ले लिया। किसने? बंदा बहादुर ने। मतलब अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। ठीक है,
तो अगर हम लोग से पूछा जाए सिखों के पहले राजनीतिक नेता कौन से बने हैं, तो सिखों के पहले राजनीतिक नेता बंदा बहादुर बने। इन्होंने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की, सिख राज्य की, यानी कि मतलब राजनीतिक रूप से एक राज्य की स्थापना करने वाले कौन से रहे, तो बंदा बहादुर रहे। दूसरा, गुरु नानक जो प्रथम गुरु रहते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु होते हैं, इनके नाम से इन्होंने सिक्का भी चलवाया। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह, या ये पूछा जाए, देखिए दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकता है, बंदा बहादुर ने किसके नाम से सिक्के चलवाए, तो किसके नाम से, प्रथम और 10वें गुरु कौन है, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। और दूसरा अगर हम लोग से ये पूछ दिया जाए कि किसने गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए थे, तो किसने चलवाया था, बंदा बहादुर ने उनके नाम से सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट इसके बारे में देखा जाए तो गुरु से प्रभावित होकर ये अपने आप को गुरु का बंदा कहा, तब से इसका नाम क्या रहा, बंदा बहादुर पड़ा। गुरु ने इसको एक नया नाम गुरु बख्श जो होता है बख्श सिंह भी दिया हुआ था, तो इन्हीं का नाम है। देखिए अलग अलग नाम हम लोगों ने कौन कौन सा नाम देखा, लक्ष्मण, ठीक है, माधोदास, और कौन सा, ये बंदा बहादुर, और अभी गुरु बख्श सिंह, तीन का नाम होता है। अब क्या हुआ, अलग अलग मुगलों के जो होता है क्षेत्र पे ये अटैक किए जा रहे थे, उसी बीच में क्या होता है, फर्रुखसियर 1716 ईस्वी में जो गुरुदासपुर था इसको चारों तरफ से घेरा जो होता है डाल दिया, और 8 महीनों तक ये घेरा बना रहा। जब वहां पर राशन पानी की कमी होने लगी तब इनको गुरुदासपुर से बाहर निकलना पड़ा, और उस समय फर्रुखसियर के द्वारा इसको बंदी बना लिया गया। फर्रुखसियर के द्वारा इनको बंदी बनाने के बाद इनको दिल्ली लाया गया, और इनको फिर से मतलब कि मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया। जब ये स्वीकार नहीं किए तो 1716 ईस्वी में ही इनको फांसी दे दी गई। अब समझ में आया? चलिए एक बार फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूं। औरंगजेब ने फांसी चढ़ाया था, जहांगीर ने फांसी चढ़ाया था, और फर्रुखसियर ने चढ़ाया। तीनों को अब समझ में आ चुका है ना कि किसको किसको चढ़ाया हुआ, तो तीन ही शासक हैं जिनको फांसी पे चढ़ाया गया था। इनकी ज्योति जब मृत्यु हो जाती है, बंदा बहादुर की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कोई योग्य नेतृत्व नहीं मिलता है। अब ये जो मतलब पंथ था वो धीरे धीरे छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गए, जिसको मिसल कहा गया। किस नाम से जाना गया? मिसल के नाम से जाना गया। और 12 अलग अलग मिसल जो होते तैयार हो चुके थे, टूट चुके थे। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। सरबत खालसा ये पूछा जाता है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके पेपर में दे देता है, और हम लोग जब नहीं पढ़ते हैं सही से ना तो हम लोग कंफ्यूज होकर उसको छोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग से पूछा जाए सरबत खालसा या गुरुमत्ता क्या होता है, तो देखिए जहां पर सिख लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उसको कहा जाता है सरबत खालसा। याद रख रहेंगे। अगर पूछा जाए सरबत खालसा क्या है, तो सरबत खालसा क्या है, तो जहां पर सिख लोग, जहां पे 5 सिख भी उपस्थित हो गए हैं और गुरु की ज्योति बातें करना शुरू कर दिए हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, सरबत खालसा कहलाते हैं। और इकट्ठे होकर जो भी निर्णय लेते हैं उसी ही गुरु मत्ता कहा जाता है। मतलब गुरु का ये क्या है, मत है। आ गया समझ में ना? सरबत खालसा और गुरु मत्ता में कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। ये पेपर में 2 बार आ चुका है, एक बार बीपीएससी में आया हुआ है और एक बार यूपी पीसीएस में आया हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखे रहेंगे। अब देखिए, अब अगर देखा जाए दल खालसा के बारे में, तो 1748 में कपूर सिंह के नेतृत्व में सिखों के छोटे छोटे दल क्या हो गए, खालसा में परिवर्तित यानी कि गठित होना शुरू हो गए। और सिखों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राखी प्रथा प्रचलन किया गया। तो अगर पूछा जाए राखी प्रथा की शुरुआत किसके लिए की गई थी सिखों में, तो राखी प्रथा की शुरुआत की जाती है सिखों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। जो छोटे छोटे दल थे अब वो खालसा में परिवर्तित होने लगे, और इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव के से वहां की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था, और इसके बदले में उस गांव को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। तो गांव की सुरक्षा का भार ले लिया जाता था। जो गांव ये 1/5 जो होता है कर देता, उसकी सुरक्षा ये खालसा दल वाले मिल के किया करते थे। अब पानीपत की तृतीय जो युद्ध हुआ, हमें पता है ये बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ।
जो भारत के एक प्रकार का ये कहा जा रहा था कि मुगल शक्ति जो कमजोर हो रही है, तो मुगल शक्ति के कमजोर होने के बाद जो मराठे हैं वो शीर्ष पर पहुंचेंगे, मतलब अब भारत का नेतृत्व तो मराठों का हाथ में रहेगा। और जहां अंग्रेज भी अपनी शक्ति पे कंट्रोल लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं मराठे अभी भी शक्तिशाली हैं, वहीं पर ये तृतीय युद्ध ने पूरा का पूरा भारत के नक्शा को जो होता है पलट के रख दिया। अगर ये कहा जाता है कि तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय नहीं हुई होती तो नेक्स्ट भारत का नेतृत्व मराठों के द्वारा हुआ होता, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, मराठे इसमें पराजित हो जाते हैं। और जब मराठे पराजित हो गए, किसके किसके बीच हुआ था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, उम्मीद करते हैं आप लोग को पता होगा। चलिए आप लोग जल्दी बताइए किसके बीच में हुआ था। सुमित शर्मा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। कोई ना, आप लोग जो होते हैं बस ऐसे जुड़े रहिए और अपने जो भी फैमिली है, जो भी आपके ग्रुप है, उस सर्कल में आप लोग मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़े। और जब मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे ना तो मेरा भी जो होता है मनोबल बढ़ेगा। और इस तरीके से, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, नोट्स बनाना, फिर क्लासेस रिकॉर्डिंग करना, और आप लोग घर पे बैठे हैं तो इस क्लास के आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। चलिए ठीक है जी, आगे अगर हम लोग देखते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, मराठे शक्ति किसके किसके बीच हुआ था, मैंने आपको बताया ना किसके बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली आया था, अहमद शाह अब्दाली। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली भारत पे कितनी बार अटैक किया था, मैंने कल के क्लास में चर्चा किया हुआ, कितनी बार अटैक किया था। तो भारत में उसने 7 बार अटैक किया था, ठीक है। और दूसरा कौन था, मराठे। और यहीं पे मराठों की 50,000 की सेना को, थैंक यू जी तनु जी, टूसी ग्रेट, वो ऐसी बात नहीं है जी, सब कोई अपने में जो होते हैं ग्रेट होते हैं। चलिए, तो मराठे शक्ति के 50,000 बड़े बड़े सेनाओं की निर्मम हत्याएं कर दी गई। और जब इनकी हत्या हो जाती है तो उसके बाद से इनकी सेना क्या हो गई, कमजोर हो गई। और अब अंग्रेजों की शक्ति का यहाँ क्या होता है, शुरुआत हो जाता है। तो यही है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे कमजोर हो गए, तो सिखों को ये लगा कि फिर से उभरने का इनको मौका मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, इसी बीच में पंजाब में छोटे छोटे जो सिख राज्य थे उनकी स्थापना हुई, और ये मिसाल के नाम से का मतलब जो होता है मिसल कहलाने लगे। मिसल, यहाँ मिसाल नहीं है, मिसल, क्या नाम है, मिसल, ठीक है। तो ये मिसल कहलाने लगे। और इसमें टोटल कितने मिसल थे, इसमें टोटल 12 मिसलों की स्थापना हुई थी। कितने मिसल थे, 12 मिसल थे। जिन 12 मिसलों में से जो 5 मिसल था वो सबसे शक्तिशाली मिसल था। एक मिसल था भंगी, दूसरा था आहलूवालिया, तीसरा था सुचेर चकिया। इसका नाम आप लोग जरूर याद रखे रहेंगे, सुचेर चकिया। आगे हम लोग रणजीत सिंह जब पढ़ेंगे इनके बारे में देखेंगे। इसमें चौथा था कन्हैया और पांचवा था नकई। तो ये 5 मिसल सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, ठीक है। इसका अमृतसर, लाहौर और पश्चिम पंजाब के कुछ इलाकों पर अधिकार था। ये चूंकि संयुक्त रूप से शासन कर रहे थे, मतलब एक दूसरे की मदद करके कर रहे थे। सुचेर चकिया मिसल के प्रधान कौन थे, महासिंह। कौन प्रधान थे, महासिंह। यानी रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था, महासिंह था। 1792 ईस्वी में जब महासिंह की मृत्यु हो जाती है, तो महासिंह की मृत्यु हो जाने के बाद रणजीत सिंह उस राजगद्दी पे बैठते हैं। तो अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, जो होता है महाराणा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ना था, चूंकि इस समय तक राज्य का निर्माण हो जाता है। अगर रणजीत सिंह के बारे में अगर हम लोग जाने तो काफी ही योग्य व्यक्ति थे ये। ना सिर्फ एक कुशल मतलब कि सेना नायक थे, बल्कि एक दूरदृष्टि जो होता है इनके पास काफी अच्छी थी। इन्होंने जहां युद्ध लगा वहां पे युद्ध किया, जहां पे संधि लगा इनको ये जब लगता कि युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, वहां बिन युद्ध लड़े संधि पे ये जो होता है कार्य किए। तो काफी अच्छे कुशल तरीके से, मोहन प्रकाश जी, राम राम जी। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया, काफी योग्य तरीके से लड़े हुए थे। जब 12 मिसलों आपस में विभाजित हो गए थे, उस समय सुचेर चकिया मिसल प्रमुख रूप से रणजीत सिंह की जो थी प्रमुखता आई। और इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे जो 12 मिसल थे उन 12 मिसल को एकत्रित किया और एक मिसल और एक राज्य में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, लाहौर में इन्होंने राजधानी बनाई। और धार्मिक राजधानी कहाँ बनी, अमृतसर। तो ये दोनों आप लोग याद रखे रहेंगे। इनकी मुख्य राजधानी कहाँ थी, लाहौर में थी, और धार्मिक राजधानी कहाँ थी, अमृतसर में थी। रणजीत सिंह की उपलब्धियों को
उनकी विजय अंग्रेजों के साथ उनके संबंध और प्रशासन के आधार पर अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, इन्होंने जो अपनी सेना का निर्माण किया था ना, तो सेना का निर्माण फ्रांसीसियों की मदद से, ठीक है, फ्रांसीसियों के मदद से, इटली की मदद से और अंग्रेजों की मदद से, इन सभी के मदद से किए थे। अर्थात इनकी सेना आधुनिक थी। जैसे टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपने व्यापार को ना सिर्फ भारत में बढ़ाया बल्कि विदेशों में भी इन्होंने व्यापार को बढ़ाया हुआ था और एक अंग्रेजों को चैलेंज दिया था। यही रीजन रहा कि अंग्रेजों ने कहा कि भारत में अगर हमारा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है ना, तो वो टीपू सुल्तान है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की गणना उसमें की गई थी, लेकिन रणजीत सिंह भी उनमें कोई कम नहीं थे। रणजीत सिंह ने भी अपने सेनाओं को एक आधुनिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया था। इसके बारे में अगर देखा जाए तो इनकी विजय को देखते हैं, कौन कौन से अभियान किए हुए थे। सबसे फर्स्ट अफगानिस्तान के जो शासक थे जमान शाह। अगर हम लोग जमान शाह के बारे में देखें तो जो अहमद शाह अब्दाली भारत पे अटैक किया था, 7 बार अटैक किया था ना, तो यही अहमद शाह अब्दाली का ये पौत्र थे। कौन था? पौत्र। तो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र थे जमान शाह। तो जमान शाह ने 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह के पंजाब प्रांत पर अटैक किया। पंजाब प्रांत पे जब अटैक किया तो उस समय रणजीत सिंह को ये लगा हुआ था कि शायद हम जीत नहीं पाएंगे, फिर भी उन्होंने उसका अच्छी तरीके से मतलब संधि की भी बातें कर रहे थे और युद्ध की भी तैयारी कर रहे थे। उसी बीच में क्या हुआ, अफगानिस्तान में विद्रोह छिड़ गया और इस विद्रोह को छिड़ने के कारण जमान शाह को ये लगा कि उसकी गद्दी जो होता है गिर जाएगी, मतलब गद्दी पे कोई दूसरा मतलब कब्जा कर लेगा। इसलिए जमान शाह युद्ध छोड़ के सबसे पहले अफगानिस्तान की तरफ भागा और भागते हुए वहां पे इन्होंने रणजीत सिंह ने उनका पीछा लाहौर तक किया, लेकिन लाहौर तक पीछा करते हुए ही चिनाब नदी में इसकी कुछ तोपें, ये कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि 12 के करीब में तोप नदी में गिर गई थी। तो 12 करीब में जो नदी में चिनाब नदी में तोप गिर गई थी, उन सभी तोपों को निकलवाकर उसने जमान शाह के पास भेजवा दिया। जब जमान शाह के पास वो तोप गया तो उससे वो काफी खुश हुआ और उसको ये लग गया कि यार भारतीय तो काफी अच्छे होते हैं, तो आक्रमण करने की जो थी चीज वो भूल गया और उसने लाहौर तक के अधिकार करने के लिए आपको रणजीत सिंह की अनुमति दे दिया। तो लाहौर तक अधिकार 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, 1805 ईस्वी में अमृतसर को जीत लिया और 1818 में मुल्तान पर भी इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। आप खुद देख रहे हैं ना अलग अलग क्षेत्रों पर किस प्रकार से ये विजय प्राप्त कर रहे हैं। 1819 में इन्होंने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की और 34 में ये पेशावर की विजय प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज इनकी क्या है, विजय अभियान है। अब अंग्रेजों के संबंध के बारे में हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों के साथ क्या हुआ, तो मेटकफ के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी आपके रणजीत सिंह के खिलाफ। तो जो सेना रणजीत सिंह के खिलाफ भेजी गई थी, रणजीत सिंह को यह पता था कि अभी हमारी शक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकता हूं। ठीक है, तो जब 1809 में उस समय तक अंग्रेजों की शक्ति भी क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी थी। तो जब रणजीत सिंह को यह लग गया कि मैं उनकी सेनाओं के बराबरी नहीं कर पाऊंगा, युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा, तो नहीं जीत पाऊंगा तो युद्ध में अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे सैनिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से कमी होगी, सैनिकों की क्या हो सकती है, कमजोरी आ जाएगी सामने। और अंग्रेजों की सेना पूरे भारत में है, अगर वो इधर आ जाएंगे तो हमारे लिए काफी मुसीबत जो होता है खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी रणनीति का वहां पे इस्तेमाल किया और उन्होंने मेटकाफ के साथ एक संधि कर लिया, बिना युद्ध किए संधि कर लिया। तो रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच में एक संधि हुआ और यही संधि क्या संधि हुआ, तो जैसे ये सिंधु नदी है, सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के ऊपर वाले हिस्से को पंजाब यानी कि रणजीत सिंह का क्षेत्र मान लिया गया और सिंधु नदी के जो दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र था यानी दक्षिण वाला क्षेत्र था, उस दक्षिण वाले क्षेत्र को इसका अंग्रेजों की सीमा मान ली गई। तो वही है सॉरी सिंधु करे सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है दोनों के दोनों देशों की क्या मान ली गई, सीमा मान ली गई। कौन सी नदी, सतलज नदी।
तो सतलज नदी के पूरब वाला क्षेत्र पंजाब का हो गया और दक्षिण वाला क्षेत्र अंग्रेजों को हो गया, और ये कहा गया कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में अटैक कभी भी नहीं करेंगे। तो सतलज के पार करके इसके पूरब के क्षेत्र पर अब सिख का आक्रमण नहीं करेगा। मतलब ये पार करने के बाद ये वाला जो क्षेत्र पूरब और दक्षिण वाला देखा जा रहा है, यहाँ पर अब ये रणजीत सिंह अटैक नहीं करेंगे और ना ही अंग्रेज इन सब क्षेत्रों में अटैक करेंगे। ये अमृतसर की संधि में हुआ। दूसरा, जो लुधियाना था वहां पर एक अंग्रेज सेना को रख दिया गया, जिसमें रणजीत सिंह अब सतलज के पूरब की ओर आक्रमण न कर सके। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ये कहा गया था ना, मतलब संधि में सीमा माना गया था और अंग्रेज सेना को रखने के पीछे यही रीजन था ना, ताकि रणजीत सिंह जो अटैकिंग मोड में थे वो ज्यादा अटैक नहीं कर पाए, उनकी देखरेख एक खबरी के रूप में। लेकिन अंग्रेज ऐसा थे नहीं, कमजोरी भी वो तलाशते थे। अगर कोई सेना वहां पे है ना, तो सबसे पहले वो कमजोरी देखते थे कि उनकी कमजोरी क्या है और उसी कमजोरी के अकॉर्डिंग वो अपना प्रयोग करते थे। आगे अगर देखा जाए तो एक होता है त्रिगुट या त्रिपक्षीय संधि। ये त्रिगुट या त्रिपक्षीय संधि कब होता है? 1838 ईस्वी में होता है। ये किसके किसके बीच में हुआ? तो रणजीत सिंह के बीच में हुआ और अफगानिस्तान के एक भगोड़े शासक थे शाह शुजा, इनके बीच में हुआ और गवर्नर ऑकलैंड के बीच में हुआ। तो इन तीनों के बीच में जो संधि होता है, इस संधि को त्रिगुट की संधि या त्रिपक्षीय संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें यह तय किया गया कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज सिखों की संयुक्त सेना अफगानिस्तान की गद्दी पर शाह शुजा को बैठाएगी। तो जो भगोड़े शासक थे उनको बैठाने के लिए शाह शुजा को यहाँ पे बैठाने के लिए इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये संधि समाप्त हो जाती है, यानी कि आगे जो होता है क्रियान्त्रिक जो होता है नहीं हो पाई संधि। अगर हम लोग रणजीत सिंह के प्रशासन को देखते हैं, तो रणजीत सिंह के प्रशासन को देखते हैं तो इनकी जो सरकार थी, तो सरकार को खालसा सरकार के नाम से जाना जाता था और इन्होंने डोगरा जो होता है सरदारों और मुसलमानों को उच्च पद पे बैठाया हुआ था। मुसलमानों को भी इन्होंने उच्च पद पे बैठाया था। इनके सरकार के प्रमुख पद थे। ये पद आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को ये नहीं देखना है कि प्रशासन से क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए, जहां तक मैंने बताया पॉइंट्स ना 10 गुरु के बारे में, वहां मैक्सिमम स्टूडेंट और मैक्सिमम टीचर पढ़ाते हैं। यही सब कुछ पॉइंट होता है ना जहां पे वो आकर छोड़ देते हैं कि ये हमारे पेपर के लिए जरूरी नहीं है और यहीं से आप मात खा जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर देखा जाए मुख्यमंत्री को, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था और इस पद पर ध्यान सिंह जोते की नियुक्ति की गई थी। तो ध्यान सिंह मुख्यमंत्री के पद पे था। विदेश मंत्री को देखा जाए तो विदेश मंत्री पर फकीर अजीदुद्दीन थे। ठीक है, मतलब मुस्लिम को भी, सिर्फ मुस्लिमों के प्रति इन्होंने कट्टर नहीं थे, मुस्लिमों की योग्यता के अनुसार इन्होंने जो होता है पदों को भी दिया हुआ था। रक्षा मंत्री को देखा जाए तो रक्षा मंत्री का कार्यभार जो होता है मोहकम चंद्र, दीवान चंद्र मिसिर और हरि सिंह नौला, ये तीन व्यक्ति रक्षा मंत्री के जोते पद पर थे और अर्थ मंत्री भगवान दास की नियुक्ति की गई थी। तो अलग अलग मंत्रियों की पद जोती नियुक्ति इनका दिया गया था। इनके जोता है प्रांतीय प्रशासन को देखा जाए तो सिख राज के प्रांतीय प्रशासन, जिसको हम लोग क्या बटा हुआ था, किसमें बटा हुआ था? सूबा में। तो प्रांतीय प्रशासन किसमें बटा हुआ था? सूबा में। ये भी आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सूबे की प्रमुख को, जो सूबे का प्रमुख होता था, उसको नाजिम के नाम से जाना जाता था। तो सूबे का प्रमुख किस नाम से पुकारे जाते थे? नाजिम के नाम से। इनके प्रमुख 4 सूबे थे, एक लाहौर का सूबा, दूसरा मुल्तान का सूबा, तीसरा कश्मीर का सूबा और चौथा आपका कौन सा था? पेशावर का सूबा। इसके कितने जो थे? 4 आपके जो थे सूबे थे और सूबे के प्रमुख क्या कहलाते थे? नाजिम कहलाते थे। सूबे के परगने, जो सूबा था वो परगना में बटा हुआ था और इसका प्रमुख कारदार कहलाते थे। ये याद रखना है, सूबा किसमें? परगना में बटा और इसके जो थे प्रमुख कारदार कहलाते थे। नेक्स्ट अगर देखा जाए जो भू राजस्व व्यवस्था थी, एक एक पॉइंट हम लोग चर्चा करें। भू राजस्व व्यवस्था थी तो इनकी आय के प्रमुख स्रोत क्या था? राजस्व था
और इनकी आय के प्राप्ति जो आय था वो 2 करोड़ रुपए थी, जबकि आय की जो होता है राज्य की पूरी आय कितनी थी 3 करोड़ रुपए। तो भू राजस्व ही 2 करोड़ रुपए में 2 करोड़ रुपया प्राप्त हो रहा था, टोटल राजस्व जहां 3 करोड़ था उसमें भू राजस्व से 2 करोड़ रुपए प्राप्त करें, यानी कि प्रमुख कर जो इनकी थी। ये क्वेश्चन सीधा आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि सिखों का या रणजीत सिंह का प्रमुख कर कौन सा था, तो इनका प्रमुख कर व्यवस्था था भू राजस्व। भू राजस्व की बटाई कंकुल आदि व्यवस्थाएं चल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर इनके बारे में और देखा जाए तो इनके सैन्य संगठन कैसे थे। तो रणजीत सिंह के सैन्य संगठन को अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख सैन्य संगठन थे। अब वो कैसे कैसे थे, तो इसमें फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी सेना 2 प्रमुख भागों में बांटी गई थी, एक फौज एक खास और दूसरा था फौज ए विकार जो होता है विकवायद। तो ये 2 प्रमुख भागों में बटी हुई थी और इनका अगर पूछा जा रहा हो किसके द्वारा मतलब कि सैन्य जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों की प्रमुख भूमिका होती थी। अगर फौज एक खास देखा जाए तो यह एक प्रकार की नियमित सेना थी, ठीक है। यह सेना घुड़सवार, पैदल और तोपखाने में विभक्त थी, मतलब 3 भागों में ये विभक्त थी और इनके घुड़सवारों को यूरोपीय पद्धति के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था और इसके प्रशिक्षण देने के लिए जो फ्रांसीसी सेनापति थे एलाई, क्या नाम था एलाई, तो फ्रांसीसी सेनापति एलाई के द्वारा इनका प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन जो घुड़सवार थे इनके जो मतलब जो भारतीय थे या जो सिख थे वो घुड़सवारों को जो होता है घुड़सवारी की जो थी उनको वो घृणा करते थे। घुड़सवारी जो परेड थी उनसे घृणा करते थे और उनको वो बोला करते थे कि ये नर्तकी की चाल है। और उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, तो ऑकलैंड ने ये कहा था कि ये संसार की सबसे सुंदर फौज है। आप लोग इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बार बार कथन पूछा जाता है कि किसने कहा था या किसके लिए कहा था। तो रणजीत सिंह की जो फौज थी, नियमित सेना थी, उसको इन्होंने क्या कहा था कि ये संसार की सबसे सुंदर फौज है, ठीक है। और किसने क्या कहा था, तो तत्कालीन गवर्नर ऑकलैंड के द्वारा ये बात कहा गया था। जो इनकी पैदल सेना थी इसके प्रशिक्षण के लिए इटालियन सेनापति, इटालियन मैंने बोला ना इटली से भी इन्होंने क्या किया था, मदद लिया था, तो बंटूरा की नियुक्ति की गई थी और फ्रांसीसी तर्ज पर इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो जो सेनापति था वो बंटूरा था लेकिन इसके प्रशिक्षण फ्रांसीसी तर्ज पर भी दिया जा रहा था। जो तोपखाना था इसके लिए दरोगा ए तोपखाना की नियुक्ति की गई थी और तोपखाने को प्रारंभ में फ्रांसीसी जनरल कोट और बाद में गार्डनर ने संगठित किया था। लेहना सिंह ने इसके कार्यभार को आगे बढ़ाया हुआ था। आप खुद देखिए इनकी जो तोपखाने हैं, पैदल सेना है, तो प्रशिक्षण सिर्फ भारतीय नहीं कर रहे हैं ना, प्रशिक्षण इनके यानी कि यूरोपीय पद्धति से हो रहा है। जो ये माना जा रहा था कि विश्व की सबसे अच्छी प्रशिक्षित सेना है जो भारतीयों की सेना पर क्या है मतलब शक्तिशाली पड़ती है, तो उन सब लोगों के द्वारा इनकी प्रशिक्षण की क्रिया दी जा रही थी। यही रीजन रहा कि इनकी सेना क्या रही, काफी मजबूत रही। आगे देखा जाए फौज ए जो होता है बेकवायद, यह अनियमित सेना थी, अर्थात ये कहा जाए कि ये जो होता है सेना नहीं थी, इसमें कुछ व्यक्ति हुआ करते थे जो कर वसूलने के लिए अपने पास सेनाएं रखते थे और दूसरी बात ये कहा जाए कुछ किसान थे जिनकी नियुक्ति सेना के रूप में की गई थी लेकिन वो किसानी करते थे और अगर कभी युद्ध हो रहा है ना तो उस समय ये आकर युद्ध करने की क्रिया करते थे या अस्त्रों को ले जाकर जो होता है युद्ध स्थल तक पहुंचाने का कार्य करते थे। इसी समय एक फ्रांसीसी पर्यटक आया हुआ था जिसका नाम था विक्टर जाकमा। क्या नाम था, विक्टर जाकमा। तो विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। ये आप लोग इंपोर्टेंट्स लगा लीजिएगा, आपके पेपर के लिए ये नया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपोर्टेंट्स है। किसने रणजीत सिंह की, ये पूछा हुआ है यूपीएससी में, आईएएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर ये पूछा जाए किसने ये कहा था, किसने रणजीत सिंह की सेना को नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना किया था, तो विक्टर जाकमा फ्रांसीसी पर्यटक था, उसने इसकी तुलना किया था। तो आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है क्या? आप लोग अगर ये चाहते हैं ना कि ऐसे मैं कंटिन्यू क्लास बनाया करूं, ठीक है, तो आप लोग डेली 3 बजे
3 बजे के करीब में हिस्ट्री की क्लास के लिए आ जाइए। और जितने आप लोग संख्या में जुड़ेंगे ना, उतने अलग-अलग टॉपिक का मैं क्लास बनाऊंगा। ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि कितने ज्यादा संख्या में आप लोग आते हैं। और कोई भी क्लास चलेगा ना, उस दिन आप लोग 3 बजे के करीब में कलम कॉपी लेकर आप लोग बैठ जाइएगा। हाँ, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है क्लास, लेकिन आप लोग कंटिन्यू बैठ जाइएगा कलम कॉपी लेकर। आप लोग खुद देखिएगा, जो टॉपिक मैं शुरू करूंगा वो टॉपिक फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर दूंगा। हाँ जी सुनील जी, कंटिन्यू रखूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो रणजीत सिंह के बाद पंजाब की क्या स्थिति रहती है, मतलब रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद पंजाब की कौन सी स्थिति है। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पे बैठा, लेकिन 1 साल के लिए बैठा। ये कोई जो होता है कोई बहुमूल्य कार्य नहीं किया कि इनके नामों को याद रखना जरूरी है, परंतु उनके प्रशासन पर उनके वजीर ध्यान सिंह का क्या था, नियंत्रण था। खड़क सिंह की मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र नैनीहाल सिंह गद्दी पे बैठा। जब ये मर गए तब इनका पुत्र नैनीहाल सिंह, ये भी 2 सालों के लिए बैठते हैं, ये भी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। इनके पुत्रों में सबसे योग्य था लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए। नैनीहाल सिंह के बाद शेर सिंह गद्दी पे बैठते हैं और शेर सिंह के बाद 1843 में दिलीप सिंह गद्दी पे बैठते हैं। और अगले दूसरे युद्ध में दिलीप सिंह को पता है कि गद्दी से उतार दिया जाता है, तो सबसे अंतिम जो व्यक्ति जो गद्दी पे बैठे हैं वो कौन से हैं, दिलीप सिंह थे। याद रहेगा ना। इस समय तक खालसा सेना काफी उदंड हो चुकी थी, मतलब उनमें नियंत्रण यानी जो होता है जब युद्ध नहीं हो रहा है, जब कोई नियंत्रण करने वाला शक्तिशाली राजा नहीं है ना, तो यही सब क्रियाएं होती है। तो सेना को नियंत्रित करने के लिए जो महारानी जिंदल थी, जो दिलीप सिंह की मां थी, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में ढकेल दिया। यहीं से अगले युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रथम युद्ध, सबसे प्रथम युद्ध देखते हैं। तो इसका कारण अगर पूछा जाए ना कि इसका प्रमुख कारण क्या था, तो इसका प्रमुख कारण था महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा। चलिए आप लोग अपने ग्रुप में शेयर तो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी तो क्लास और अच्छा लगेगा ना, काफी इंटरेस्टेड लगेगा। और बाकी आप लोगों के मन में अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप लोग क्वेश्चन या प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में देख रहे थे। अगर हम लोग से ये युद्ध पूछा जा रहा हो कि किसके कारण हुआ था युद्ध, तो इसमें इस युद्ध की प्रमुख कारण जो थी ना, वो महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा थी, अंग्रेजों को पराजित करना चाह रही थी। इसमें सिख सेनापति जो लाल सिंह थे और तेज सिंह थे, तो इन दोनों ने मिलकर कुल कितनी लड़ाइयां लड़ी, तो 7 लड़ाइयां लड़ी। जिसमें सबसे प्रथम युद्ध देखा जाए तो मुक्ति का युद्ध हुआ था। कौन सा, मुक्ति का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1845 को। मुद्दगी का युद्ध को जो हुआ था सबसे प्रथम हुआ था। इसके बाद दूसरा जो फिरोज शाह नामक स्थान पे फिरोज शाह का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ, तो ये हुआ 21 दिसंबर 1845 को। आप खुद देख रहे हैं ना, सितंबर में पहला युद्ध हुआ और दिसंबर में दूसरा युद्ध होता है। इसके बाद बदोवाल के युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बदोवाल का युद्ध। और तीसरा अलीवाल का युद्ध होता है। बदोवाल के युद्ध में जो होता है देखा जाए तो जब सिख सेना को ये लगा कि पराजित होने लगती है, तो वो अलीवार तक भागती है, लेकिन अलीवार नामक स्थान तक अंग्रेजी सेना जो होता है पीछा करती है। यही रीजन रहा कि ये दोनों का दोनों युद्ध आपस में जुड़ा हुआ रहा। और ये युद्ध कब होता है, 1846 में, जनवरी 1846 में। तो 28 जनवरी 1846 में इस युद्ध की शुरुआत की गई होती है। कब से, 28 जनवरी 1846 में इस युद्ध की शुरुआत। जो फिरोज शाह का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंची थी और ये चारों का चारों युद्ध अनिर्णायक रहा। मतलब इसमें ना तो सिख जीते और ना ही अंग्रेज जीत पाए। तब आप समझ सकते हैं ना कि इतनी स्थिति, यानी कि कोई कंट्रोलिंग पावर सही नहीं होने के बावजूद यहाँ पे सिखों की सेना कितनी मजबूत थी कि जहां पे अंग्रेज अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगे थे, भारत के हर एक प्रांत को उन्होंने पराजित कर दिया था, वहां पर यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, पराजित हो। जहां पर वो मैसूर पे भी कब्जा कर चुके थे, फिर भी यहाँ पर वो सिखों की सेना को पराजित नहीं कर पाते हैं। लेकिन अंतिम लड़ाई एक होती है, कौन सी, सबराव की लड़ाई। कौन सा होता है, सबराव की लड़ाई। और इसमें जो ये लाल सिंह थे और तेज सिंह थे,
इन दोनों को कभी भी अंग्रेज आपको बक्सर के युद्ध को छोड़ दिया जाए तो कभी भी अंग्रेज अपने दम पे भारत में नहीं लड़े हैं। हमेशा वो किसी न किसी भारतीयों के साथ विश्वासघात कराए हैं। और जब अपने ही धोखेबाजी करते हैं ना तो हार तो वहां निश्चित है। यहाँ पर लाल सिंह जिस पे सेना और तेज सिंह जिस पर सेना का दामोदर टिका हुआ था, जब अंग्रेजों ने ये देख लिया कि हम युद्ध जीत नहीं पा रहे हैं तो इन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया और ये दोनों को पैसे देने की लालच और राज सिंहासन पे बैठाने की लालच दे दिए। ये मूर्ख समझने वाले नहीं थे कि अंग्रेज अपनी जो होता है यहाँ पर देख रहे हैं। इन दोनों ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया और विश्वघात कर लिया। और ये युद्ध कब होती है? सबराव की लड़ाई। तो ये होता है 10 फरवरी 1846 को। तो 10 फरवरी 1846 ईस्वी में सबराव की युद्ध होता है और इसमें ये दोनों ने विश्वासघात किया, जिसकी बदौलत इस युद्ध में यहाँ पे सिखों की पराजय हो जाती है। जब सिखों की पराजय हो जाती है तो वहां पे लाहौर की संधि होती है। तो ये पूछा जाता है, ये हमारे पेपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। संधि और युद्ध ये दोनों हमारे पेपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनते हैं। तो संधि कब हुआ? तो 1846 में ही। और किस युद्ध में पराजय हुआ था? तो सबराव की लड़ाई में पराजय हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कौन सा? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि को देखा जाए तो दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। दिलीप सिंह यहाँ पे महाराजा स्वीकार कर लिया गया और रानी जिंदल को उनका बॉडीगार्ड बना दिया गया कि अब दिलीप सिंह की देखभाल या सेवा भाव कौन करेगा? महारानी जिंदल ही करेगी। और दूसरा, 1.5 करोड़ रुपए की क्या कर दी गई? इन पे राजस्व वसूली यानी कि कर लगा दिया गया कि युद्ध में जो नुकसान हुआ है अंग्रेजों को, वो राशि, जुर्माना राशि कौन देगा? तो ये सिख ही देंगे, पंजाब से ही वसूला जाएगा। और कितनी राशि? 1.5 करोड़ रुपया। ठीक है। लाल सिंह को वजीर बना दिया गया। किसको बना दिया गया? लाल सिंह को वजीर बना दिया गया। और सतलज की, यानी कि अगर देखा जाए सतलज के पार की सभी प्रदेशों को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। मतलब ये जो पूरा जो सतलज के दूसरी साइड वाला जो पंजाब का प्रांत था वो कहा गया रखो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन जो कश्मीर था वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। उनमें से उन्होंने 1 करोड़ रुपए के बदले में गुलाब सिंह को बेच दिया। तो कश्मीर किसको बेचा गया था? तो कश्मीर को अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के हाथों क्या कर दिया? बेच दिया। तो कश्मीर बिक गया गुलाब सिंह के हाथ में। अंग्रेजों का एक अंग्रेज जो होता है रेजिमेंट, हेनरी लॉरेंस की नियुक्ति की गई, जो कि आपके उसी के सिंहासन में रह सकता है, राज दरबार में रहेगा। अब यहाँ क्या हुआ? एक और पॉइंट यहाँ कहा गया था, जो सिख सैनिक है, तो सैनिकों की संख्या अगर सर्वाधिक होगी तभी तो युद्ध कर पाएंगे ना। तो सैनिकों पे भी उन लोगों ने पाबंदी से लगा दी। जो घुड़सवार सेना है वो 12,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो पैदल सेना है उनकी संख्या 20,000 निश्चित कर दी गई। तो घुड़सवार सेना, अगर सेना ही कमजोर कर दिया जा रहा है, देखिए अंग्रेजों का यही था कि अगर सैनिक पावर ही हम कम कर दे रहे हैं तो आगे चल के वो कोई युद्ध नहीं कर पाएंगे और युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। तो इसी दृष्टि से उन लोगों ने क्या किया? सैनिकों की जो होता है, सेनाओं की जो होता है संख्या को में कमी कर दिया। घुड़सवार सेना को 12,000 और पैदल सेना 20,000 कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? जो गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने कश्मीर को बेच दिया था, तो गुलाब सिंह को बेचना इनको पसंद नहीं आया। यही रीजन रहा कि सिखों ने फिर से विद्रोह कर दिया। अंग्रेज आकर इस विद्रोह को दमन कर देते हैं और दमन करने के बाद दिलीप सिंह से उन्होंने दिलीप सिंह तो छोटा बच्चा था ना, तो इसीलिए महारानी जिंदल के साथ उन्होंने भैरोवाल की संधि की। तो दूसरा कौन सा संधि होता है? भैरोवाल की संधि होती है। तो एक अमृतसर की संधि याद रहेगा, दूसरा लाहौर की संधि याद रहेगा, दूसरा कौन सा? भैरोवाल की संधि। ये दोनों संधियां याद रख लेंगे। इस संधि में क्या हुआ कि महारानी जिंदल की जो दिलीप सिंह की जो बॉडीगार्ड बनी हुई थी, तो बॉडीगार्ड देने की क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और इनको 1.5 लाख रुपया पेंशन देकर शेख पूरा भेज दिया गया। शक्ति तो कमजोर हो ही गई थी, तो अब अंग्रेज जैसे चाहे वैसे अपने नियमों को लाद सकते थे। 8 सिख सरदारों को की एक परिषद अंग्रेज जो होता है रेजिडेंट लॉरेंस की अध्यक्षता में शासन करने के लिए बनाया गया। मतलब अब पंजाब में स्वयं अंग्रेज आकर प्रतिस्थापित हो गए और लाहौर में अस्थायी अंग्रेज फौज सेना रखना स्वीकृत कर दिया गया।
तो अंग्रेजों की अब सेना क्या हो गई, धीरे धीरे इनकी संख्या को कम कर दिया गया। दूसरा, जिंदल को भी हटा दिया गया। तीसरा, अपने अकॉर्डिंग जो उनकी चाटुकारिता कर रहे थे उनको वहां पे रख दिया गया। तो अब क्या हुआ, कमजोर कर दिया गया। अब कमजोर किया गया, सेनाओं को बुला लिया गया। इनकी शक्ति जब कमजोर हो रही है तो अब वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो महारानी जिंदल का जो 1.5 लाख रुपया उनको पेंशन देने के लिए कहा गया था ना भैरोवाल की संधि में। अभी हम लोगों ने देखा ना यहाँ पे कि जो भैरोवाल की संधि होती है 1.5 लाख रुपया पेंशन दिया जा रहा है ना। तो ये जो 1.5 लाख रुपया पेंशन दिया जा रहा था, अंग्रेजों ने ये कहा कि आपके औकात से ये क्या है, बहुत ज्यादा है। अब जो 1.5 लाख पेंशन था ना उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 48,000 कर दिया गया। अब महारानी जिंदल को ये अच्छा नहीं लगा और उसी के परिणाम स्वरूप ये आंग्ल का दूसरा युद्ध होता है। तो आंग्ल जो होता है सिख युद्ध देखा जाए सेकेंड, वो भी किसके कारण हुआ था, तो महारानी जिंदल के कारण हुआ था। जो मुल्तान के गवर्नर थे मूलराज, उनको भी हटा दिया गया। तो सिख जनता भी जो थी वो और सैनिक ये दोनों के दोनों नाराज हो गए थे। इसी बीच में मूलराज ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप सिखों का दूसरा युद्ध की शुरुआत होता है। सबसे पहला युद्ध होता है रामनगर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, रामनगर का युद्ध। ये युद्ध कब होता है, तो इस युद्ध की शुरुआत होती है रामनगर का 22 नवंबर 1848 ईस्वी को इस युद्ध की शुरुआत होती है। और इस युद्ध में जो नेतृत्व कर रहा था वो जनरल गॉफ कर रहा था, अंग्रेज अधिकारी था जनरल गॉफ। और ये युद्ध क्या रहा, अनिर्णायक रहा। तो इस युद्ध में जो रामनगर की युद्ध है, इस युद्ध में अंग्रेजों को सफलता नहीं मिल पाई। दूसरा जो युद्ध होता है चिलियावाला का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, चिलियावाला का युद्ध होता है। यहाँ पे मैं पॉइंट सारे बताते जा रहा हूं। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ, तो 13 जनवरी 1849 को 1849 को ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी जो अंग्रेज अधिकारी था गॉफ, यही नेतृत्व कर रहा था। और इसमें बहुत बड़ा मात्रा में अंग्रेज क्या होते हैं, पराजित होते हैं और उनको बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। और ये भी युद्ध क्या हो गया, अनिर्णायक रहा। लेकिन क्षति के दृष्टि से देखा जाए तो सिख विजय होते हैं, जबकि अंग्रेजों को विवश होकर यहां से भागना पड़ा था। अब क्या होता है, अंतिम युद्ध होता है गुजरात का युद्ध। कौन सा, गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध देखा जाए तो ये कब होता है, 21 फरवरी 1849 को होता है। ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन करने आता है, तो इसका नेतृत्व करने आता है चार्ल्स नेपियर। कौन आता है, नेपियर। तो चार्ल्स नेपियर इसका नेतृत्व करने आता है और चारों तरफ से घेरकर सिखों के खिलाफ युद्ध होता है। तो इस युद्ध में जो होता है, इस युद्ध को भी अगर देखा, इस युद्ध में भी देखा जाए तो इसमें अंग्रेजों को जो होता है क्षति तो उठानी पड़ी, लेकिन ये युद्ध कहीं ना कहीं अंग्रेजी दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रकार का विजय था। गुजरात के युद्ध में अंग्रेज क्या हो गए, जीत गए। क्षति उठानी पड़ी थी, लेकिन सिख इसमें क्या हो गए, बुरी तरीके से पराजित हो गए। और डलहौजी के द्वारा 1849 ईस्वी में सिख राज जो होता है, सिख राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। तो सिख राज को अंग्रेजी राज में कब मिलाया जाता है, तो डलहौजी के द्वारा 1849 ईस्वी में मिला लिया जाता है। जो दिलीप सिंह थे महाराजा, तो महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और एक जमींदार की तरह रहे। बाद में वो पुनः पंजाब लौट आए और फिर वो जो होता है यहां से लंदन में चले गए, जहां उनकी मृत्यु पेरिस में हो गई। तो ये टोटल सिख धर्म जो था ये समाप्त हुआ। जबकि महारानी जो विक्टोरिया थी, इनको भी इंग्लैंड में बुला लिया गया और इनकी भी मौत कहां हो गई, इंग्लैंड में हो गई। दिलीप सिंह से जो कोहिनूर हीरा था वो ब्रिटेन ने लेकर वहां की जो महारानी थी उनके मुकुट में लगा दिया गया। जो वो हीरा लिया गया था, कोहिनूर हीरा लिया गया था, उस कोहिनूर हीरा को 3 खंडों में विभाजित किया गया, तोड़ा गया और महारानी के जो मुकुट है उसमें 3 खंडों में लगाया गया। तो धन्यवाद आप लोगों का कि ये सारी क्लासेज आप लोगों ने देखा और उम्मीद मैं आप लोग से करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है। अगर आप लोग को ये क्लास काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी की क्लास में सिख से संबंधित जितने पॉइंट, जितने फैक्ट बन सकते हैं वो सारे फैक्ट हम लोगों ने देखा। और सिख धर्म से जहां तक मुझे उम्मीद है ना,
एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट्स आपके पेपर के लिए नहीं छूटेगा। सारे पॉइंट्स का मैंने चर्चा किया है। तो आप लोग से उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं, ताकि आप लोग को भी फायदा हो, सबको फायदा हो और हमारे भी फायदा हो। ठीक है? ज़्यादा लोग देखेंगे तभी तो मुझे भी फायदे होंगे ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ प्लस क्लासेज अपलोड कर रहा हूँ, इतनी देर का मेहनत तो है ना। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू इस क्लास को देखते रहिए और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को सारी क्लासेस बहुत अच्छे लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इससे संबंधित और भी जो पार्ट होगा, जो फैक्ट होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।